धीरे धीरे से स्कूल में आना, धीरे धीरे से पढ़ के दिखाना। उर्दू आए तो कैसा घबराना, अंग्रेजी का है देखो ज़माना। मसला रियाज़ी से देखो हम हल करते हैं, तारीख जुग्राफिया के संग हम चलते हैं। तजुर्बे साइंस के करके दिखाना, धीरे धीरे से स्कूल में आना। धीरे धीरे से स्कूल में आना, धीरे धीरे से पढ़ के दिखाना। उर्दू आए तो कैसा घबराना, अंग्रेजी का है देखो ज़माना। धीरे धीरे से स्कूल में आना, धीरे धीरे से पढ़ के दिखाना। Thank you. So once again, welcome to the school, as we are going to start new an international school, especially for English medium in Islamic environment. So I welcome you from HMT once again. Now I am going to give you a task. एक काम आपको हम दे रहे हैं. It doesn't matter you are trained teacher or not. HMT is here to train you all. It is your first continuous professional development workshop. This is your first. It will be continued, may be continued till 3 to 4 days it will take, so that you may begin well. And whenever we require or we find any needs to develop you, we will call you for the training sessions. This is free for you all from HMT. You are not going to charge any fees, okay, anything else. Else teachers has to, of English medium teacher has to pay 20,000 for this seminar. So it is free for you all, so that you may be developed. Your development will be the development of the community. Is that clear? So a task for you. These are dots, 9, 3, 3 and 9 dots. What you have to do? Condition number 1, I am telling you Hindi. इसको अटैच होना चाहिए हर डॉट को. यू हैव टू ड्रॉ 4 लाइन्स ओनली. कितने लाइन्स ड्रॉ करेंगे आप? 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे और हर डॉट जो है वो अटैच हो जाएगा. आप लाइन्स को रिपीट नहीं करेंगे, सेकंड उसको ड्रॉ नहीं करेंगे, एक ही टाइम ड्रॉ करेंगे. वहाँ से आप चले गए तो चले गए. इज दैट क्लियर? लाइन्स ड्रॉ करने का आपको अथॉरिटी नहीं है. डबल हाथ नहीं जाएगा आपका दोबारा, वहाँ पर हाथ उठेगा भी नहीं. ओके हाथ उठाना नहीं है, दोबारा लाइन बनाना नहीं है. एक बार शुरू किए तो सब डॉट अटैच हो जाने चाहिए. कंडीशन नंबर 1, 4 लाइन्स. कंडीशन नंबर 2, शुड नॉट बी रिपीटेड. इज दैट क्लियर? एंड कंडीशन नंबर 3, ऑल डॉट शुड बी अटैच्ड विद दैट 4 लाइन्स. ओके, so your time start now. This is for 2 minutes only. You can try it. 1 2 3 4 5 lines. Okay, let's try. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 3 and 4. 4 lines, dot attached. What you learn? इंस्ट्रक्शन समझनी चाहिए. नंबर 2, हाँ जैसे मैम सीधा करने का सोच रहे थे कि मैं पूरे 9 डॉट ऐसे ले. मैम का प्लान क्या था? 1 2 3 4 5 6 9 1. दैट्स डॉट आपने खुद सोच लिया. डॉट आपने
खुद सोचिए, हम वहाँ भी जाएंगे। जब इंसान खुद सोचता है तो क्या होता है, डॉट आपने खुद सोच लिया, इज दैट। आपको इंस्ट्रक्शन क्या आती है, लाइन रिपीट नहीं होगी, हाथ नहीं उठेगा और सब डॉट अटैच हो जाना चाहिए 4 लाइन से। ओके, नंबर 1। और क्या सीखा आपने? यस, दैट्स द पॉइंट। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। आप इतने में ही खेल रहे थे, ये इतने में खेल रहे थे आप, इतना बस। ये देखो बाहर निकलना पड़ा ना, यहां बाहर आना पड़ा ना। तो कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स जाके काम करना पड़ता है। अगर सक्सेस चाहिए तो कभी कभी टाइम के व्यतिरिक्त भी काम करना पड़ता है। अगर सक्सेस चाहिए तो कभी कभी सिलेबस के बाहर जाकर भी एक्स्ट्रा चीजें बच्चों को सिखानी पड़ती है। इज दैट? तब जाके आप अगर बोलेंगे मैं इतना ही पार्ट सिखाओगी, अगर आपको एक टॉपिक दिया गया है कि आपको जो है महाराष्ट्र के बारे में बच्चों को बताना है कि महाराष्ट्र की नदियां, ओके, आपने थोड़ा सा अगर नदियों के पास के ज़िले बता दिए तो क्या बिगड़ता है कि नदी यहाँ से इन ज़िलों से जाती है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, मुझे तो सिर्फ नदियों की मालूमात देनी थी, मैं ज़िले का क्यों बताऊँ? तो यू आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, जाना पड़ेगा। ये बेटर सक्सेस होता है आउट ऑफ बॉक्स जाने के लिए। मेरा टाइमिंग 9 से 12 है, 12 से 2 है, 11 से 3 है, 10 से 5 है। कभी कभी थोड़ा सा कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा। इज दैट? आपको अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स जाके करना पड़ता है, और आप बोलते कि मैंने फिर कर ही डाली, है ना, कोई नहीं मान रहा था, मैंने कर डाली। तो ये कामयाबी की तरफ ले जाता है। ऐसी सिचुएशन में हमको ऐसा करना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो टीचर्स सिलेबस पढ़ाते हैं या जो सिखाते हैं, टीचर जो कुछ भी सिखाते हैं, क्लासरूम सेम होता है, सिलेबस सेम होता है। आपका सिलेबस सेम था ना, 11, 12, 10 सब ओवरऑल। टीचर्स का सिखाने का जो वे था वो सबके लिए सेम था कि आप बाद में तुमको सेपरेट सिखाएंगे, इनको सेपरेट सिखाएंगे। क्लासरूम में सबसे ग्रेड अलग अलग क्यों आता है? Why the grade is different? You please help me to take the pen from there. Take the pen from there. Pen, board pen, please. Yeah, take that. Why grade different? Number 1, mentality different. You say. Then हर स्टूडेंट अपने अपने तरीके से कैप्चर कर सकता है। Attention and way of thinking. Okay, I want to tell here one thing. My question to you all, yes, hard work is स्टडी अलग अलग तरीके से करते हैं। देन yes, means they are having different kind of filters. She is having another filter, you are having another filter, you are having different filters. Okay, so this filter works. So that is the process of teaching learning where grade is coming different, right? And what is teaching learning? What is teaching learning? What is teaching learning? What is teaching? To deliver the content. Very good, exactly right, fantastic. And to communicate. That's very fine answer, very fine. I have conducted more than 15,000 teachers training in our India. Nobody yet responded the same response here you responded that. That is communication. Teaching learning is nothing but what? That is communication. And what is communication?
when can we say that communication is going to be successful? Yeah, sharing of thoughts, sharing of behaviors, sharing of knowledge, sharing of content, that is communication. Again think, how can we say that the communication going to be successful? कि कम्युनिकेशन कामयाब हुआ, कम्युनिकेशन हो गया, कैसे पहचानेंगे आप? वी वेलकम द एमडी ऑफ द एचएमटी कादर भाईजान हियर. सो आप जो बोल रहे हैं कि जो रिसीवर है, या यू रिपीट योर आंसर. आइए ना इधर प्लीज बोलिए. यस. तो कैसे पता चलेगा कि समझ गया? यस, दैट्स ग्रेट. हाउ अमेजिंग यू आर. दैट्स रिस्पॉन्स. What is that? Response. If I am communicating with you and I am not getting any response, communication is failed. There is no need of, means no means of communication. उसकी कोई वजह ही नहीं रही. फिर अगर मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं अपने टॉपिक को आप तक पहुंचा नहीं पाया, यानी आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाया ना सही तरीके से. अगर मैं आपको मेरे टॉपिक को, मेरी बात को आप तक नहीं पहुंचा पाया, यानी मैं टीचिंग लर्निंग में फेल हो गया. इज दैट क्लियर? अगर मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हूं, यानी मेरा कम्युनिकेशन में जो बात कर रहा हूं आपसे, अगर वो आप तक नहीं पहुंचेगी, आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं दोगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो. अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हो तो आप रिस्पांस नहीं दोगे. आप रिस्पांस नहीं दोगे तो वो आपका फॉल्ट नहीं है, मेरे कम्युनिकेशन का फॉल्ट है कि मेरी वजह से, मेरी टीचिंग में कुछ तो भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन फेल हुआ. लिसनर में प्रॉब्लम नहीं है, रिसीवर में प्रॉब्लम नहीं है. यहां पर गलती लोग ये करते हैं कि अक्सर टीचर से कहते हैं कि मैंने तो प्रोसेस पूरा किया, मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? उनका फॉल्ट है. राइट? वो तो आता नहीं है, वो तो absent रहता है. Why is going to be absent? Because you are not communicating properly with him or her. Hence he is absent. Just because of some emergency, it may happen. एक बच्चा पूरा 30 दिन प्रेजेंट तो नहीं रहेगा महीने की, कहीं ना कहीं बीमार हो सकता है, कोई इमरजेंसी इज द प्रॉब्लम. But rather than emergency, if he is not taking any interest to learn from you, to learn from me, so it's not the atmosphere of his or her home. It is the matter of teaching learning process. मेरा टीचिंग लर्निंग कहीं तो भी फेल हो गया, इसलिए मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला. अब जब रिस्पॉन्स लेते हैं तो उसमें कैटेगरीज होती है. जो टीचर होता है वो टीच करता है, राइट? What are the best qualities of the teachers? टीचर्स की क्वालिटीज क्या है? एक अच्छा टीचर क्या होता है, कैसा होता है? किससे बोलेंगे आप अच्छा टीचर? या ही इज अ गुड कम्युनिकेटर. कैसे कहेंगे गुड कम्युनिकेटर है? जब उसको रिस्पॉन्स. टीचर की बहुत सारी क्वालिटी लोग बताते हैं. उसको कमांड होता है, वो एक्सपर्ट्स होता है, राइट? कमांड है लेकिन बच्चे रिस्पांस नहीं दे रहे, क्या फायदे का कमांड? एक्सपर्ट है लेकिन बच्चे रिस्पांस नहीं दे रहे, क्या फायदे का एक्सपर्ट होना? मास्टरी है सब्जेक्ट पर लेकिन बच्चे रिस्पांस नहीं दे रहे, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मास्टरी? तो एक ही वर्ड में क्लियर हो जाता है कि टीचर शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, एंड द गुड कम्युनिकेटर इज व्हेन इफ ही गेट्स द रिस्पांस. रिस्पॉन्स नहीं है, कम्युनिकेटर नहीं है. वो कम्युनिकेटर नहीं है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज फेल्ड. इज दैट क्लियर? अब जो इंफॉर्मेशन इंसान के ब्रेन में आती है, सपोज दिस इज ब्रेन, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, है ना?
लेफ्ट सेरिबुलर एंड राइट सेरिबुलर, एम आई राइट मैम? सो अब ये जो इंफॉर्मेशन कहीं से तो भी आ रही है, फ्रॉम टेलीविज़न, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मीडिया, ओरल इंस्ट्रक्शन, वट एवर द नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन जो उसके ब्रेन में आ रही है, जब इंफॉर्मेशन ब्रेन में आती है तो वो सेव होती है। जो लेफ्ट हैंडेड है उसके राइट में से होती है, उसका राइट मजबूत होता है। जो राइट हैंडेड है उसके लेफ्ट में से होती है। इज दैट? अब ये इंफॉर्मेशन यहां से हो गई, यहां पर या यहां पर, लेकिन ये सिर्फ जेंट्स को होता है। जेंट्स के या तो लेफ्ट में से होगी या राइट में से होगी। लेडीज का सेंटर में से होता है इंफॉर्मेशन। जेंट्स इसलिए डिसीजन परफेक्ट ले लेता है, यस ये तो ये तो ये, मैंने बोल दिया, दैट्स ऑल। लेडीज क्या करती है, आप मार्केट में जाएंगे देखिए लेडीज को इंफॉर्मेशन सेंटर में से हो रही, ना लेफ्ट है ना राइट है, दोनों तरफ 50-50 है। तो लेडीज क्या करती है, लेडीज बोलती है कि ये येलो वाला बहुत अच्छा लग रहा है, ले लो क्या? बोला ओके ले लो, पर वो ग्रीन भी तो अच्छा है, ग्रीन भी तो अच्छा है। वो जो दुकान की जो इंफॉर्मेशन है ना, वो इस तरह से सेव हुई है सेंटर में रिगार्डिंग क्लॉथ्स। अब वो सेंटर में जाके सेव हो गई, तो कभी ग्रीन अच्छा लग रहा है, कभी येलो अच्छा लग रहा है, फिर अरे वो भी तो अच्छा है, वो ले लो, नहीं जाने तो ये रख लेती हूँ, वैसा करो, नहीं पर थोड़ा वो भी अच्छा लग रहा था। ये डिसीजन लेने में टाइम लगता है, क्यों होता है ना, यही होता है ना। आपने देखा होगा जेंट्स क्या करता है, चलो ये दे दो, ओके फाइनल, एक पसंद आया लिया चला। एग्जैक्टली। सो व्हाई इट इज हैपनिंग? ये इसलिए हो रहा है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है फीमेल की, वो सेंटर में से होती है, जेंट्स की या तो लेफ्ट में या राइट में से होती है। अब यहां पर इंफॉर्मेशन आ गई, अब यहां पर इंफॉर्मेशन आ गई। अब जब इंफॉर्मेशन अंदर आती है तो फिर वो बाहर भी आती है। मेरे ब्रेन में अभी मैं जो स्टडी करके आ रहा हूं, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब मैं उसको आपको दे रहा हूं, मीन्स आउटपुट सेशन मेरा चल रहा है, राइट? इनपुट जो मेरे पास है उसको मैं आउटपुट कर रहा हूं। अब मैंने जो किताबें पढ़ के आई है, 4-5 किताबें मैंने पढ़ ली है, अब उस किताबों को एज इट इज मैं आपको दे पा रहा हूं क्या? नहीं। दैट पर्टिकुलर लाइन्स आई एम यूजिंग टू डिलीवर हियर, नो, एज इट इज नहीं दे रहा हूं मैं आपको, राइट? तो क्यों ऐसा हो रहा है, मैं आपको एज इट इज क्यों नहीं दे रहा हूं? आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एग्जामिनेशन में एज इट इज क्यों नहीं उतार के आते हैं? आपने जो कहानी किसी से सुनी, आप एज इट इज क्यों नहीं सुनाते हैं? आपने कोई मूवी देख लिया, आप किसी का कोई दोस्त फ्रेंड कहता है कि मुझे तुमने मूवी देखी, उसकी स्टोरी सुनाओ, तो 3 घंटे का मूवी आप 15-20 मिनट में कैसे एंड कर देते हो? आप वर्ड टू वर्ड, सीन टू सीन क्यों नहीं सुना पाते? ऐसा क्यों होता है? आपने किसी की स्पीच सुन ली, उस स्पीच को आपने दूसरे को सुनाना है कि सो एंड सो राहुल गांधी ने ऐसा ऐसा कहा है, आप दूसरे को सुना रहे हैं, तो आप सेम टू सेम तो नहीं सुना पाते ना। ऐसा क्यों हो रहा है? बोलिए। अलग अलग तरीके से। अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ये कि आपका यहाँ पर छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, घर में कोई आया आपसे मिलने के लिए डैड से, तो डैड कहते हैं कि बेटा बोल दे नहीं है घर में, वो एज इट इज जाता है, नहीं वो इतना ही बोलेगा, पापा घर पे नहीं है। क्या बोलेगा वो? पापा घर पे नहीं। अभी उसको कुछ नहीं समझ रहा है कि झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, अभी छोटा है वो, अभी क्लियर है, उसका ब्रेन जो है ना वो प्लेन है, वो जाके बोल देगा कि पापा घर पर नहीं है। सोचेगा नहीं, सोचेगा नहीं, सोचेगा, जो बोल दिया वो फाइनल। अब जब बच्चा आपके पास आएगा 4 साल का, 3 साल का, और आप उसको कहेंगे 2 दूनी 5, 2 2 5, आपके पास अभी फर्स्ट डे बच्चा आएगा, आप उसको टीच करोगे 23-24 तारीख से, तो फिर आप बोलेंगे 2 दूनी 5,
2 2 ज़ा 5। बच्चा भी वही बोलेगा, नहीं बोलेगा? वो ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? नहीं, उसने तो 2 2 नहीं 4 सुना है घर में। उसकी बड़ी बहन ने कही है, उसके भाई ने कहा है, उसकी मम्मी ने उसको कहा है, उसके डैडी ने कहा है, किसी ना किसी से तो कहीं ना कहीं से उसने सुन लिया 2 दूनी 4। लेकिन आपने जैसे कहा 2 दूनी 5, वो 2 दूनी 5 ही बोल रहा है। उसके ब्रेन में एक इनपुट था 2 दूनी 4 का, लेकिन वो उसने निकाल दिया और आपका 2 दूनी 5 ले लिया। क्यों? नो 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 नो, लेस थिंकिंग पावर नहीं, मोर बिलीविंग। लेस थिंकिंग नहीं, मोर बिलीविंग। कैसे? ये बच्चा जो 3 से 4 साल का घर में सीख रहा है या नहीं सीख रहा है? आप ये नहीं समझ सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि वो बच्चा जो आ रहा है किसी घर से वो ऐसे आ रहा होगा। अब इसका जो कुछ, नो नो नो, कुछ ना कुछ ला रहा है। इज दैट क्लियर? लाएगा या नहीं? हो सकता है कुछ बच्चे कल में पढ़ के याद करके आ जाए, हो सकता है कुछ बच्चे सोने की दुआ पढ़ के आ जाए, है ना? बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आ सकते हैं। तो ये जो बच्चा आपके पास आ रहा है, ये इसने 3 से 4 साल तक किसके पास सीखा? 3 4 5 ईयर्स में जो भी आ रहा है वो पेरेंट्स ने सिखाया। फिर पेरेंट्स ने उसको, अब क्या बोलेंगे पेरेंट्स, कि बेटा तुझे HMT स्कूल में जाना है ना? बेटा तुम्हारी नई स्कूल हाजियानी मरियम डिकी इंटरनेशनल स्कूल में जाएगा। अभी घर में गुफ्तगू चल रही होंगी सभी की, हमने इसका एडमिशन ले लिया, वो सुन रहा है ना, कि हमने इसका एडमिशन ले लिया है। कहाँ लिए? फिर वो चाचा को बता रहा हमने इसका एडमिशन HMT इंटरनेशनल में लिया है। तो बच्चा सुन रहा है कि मुझे HMT इंटरनेशनल में, बेटा जाएगा? हाँ जाऊँगा। तेरे यूनिफॉर्म आने वाले, गुड, ओके, हाँ मम्मी मैं जाऊँगा जाऊँगा, चल रहा है। घर में डिस्कशन शुरू है सभी पेरेंट्स के कि ये बच्चा पहले दिन जाएगा। तो बच्चा सुन रहा है कि मुझे सीखने के लिए भेजेंगे। क्या सोच रहा है वो? इट्स अ वेरी डीप पॉइंट रिगार्डिंग साइकोलॉजी। क्या सुन रहा है वो? क्या मुझे सीखने के लिए भेजेंगे? किसके पास? अब उसका ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड उसको रिप्लाई दे रहा है, उसको रिस्पॉन्स दे रहा है अंदर ही अंदर कि मुझे टीचर के पास इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि मेरा टीचर वो जानता है जो मेरे पेरेंट्स नहीं जानते, इसीलिए तो भेज रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो ये पढ़ा रहे थे। अब मेरा टीचर वो जानता है जो मेरे पेरेंट्स नहीं जानते, इसलिए मेरा टीचर जो सिखाएगा 2 दूनी 5 तो 5 ही हो जाएगा। इज दैट? ये बच्चे का साइकोलॉजी है, उसका फेथ है आप पर। अब बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो इस फेथ को कायम नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका थिंकिंग पावर बढ़ता है, उसका एनालिटिकल माइंड डेवलप होता है, और वो एनालिटिकल माइंड कहता है कि इसने मेरा नुकसान कर दिया। वो एनालिटिकल माइंड कहता है कि इन्होंने मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया। वो एनालिटिकल माइंड कहता है कि अगर कोई टीचर रास्ते में मिल जाए तो बोलता है अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसे हैं आप? सर मैं आपके पास 15 साल पहले पढ़ता था। अरे यार पता नहीं किसकी कौन सी बैच में थे सर? स्टूडेंट से बैच, 1 2 नाम बताओ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और अगर कोई टीचर एनालिटिकल माइंड में उसके पास अगर फेल हो गया, जिसने उसका नुकसान कर दिया, चाहे KG क्यों ना हो, नर्सरी क्यों ना हो, तो 15 साल बाद भी याद रखेगा ये टाइम पास करता था, इसने मेरे साथ खिलवाड़ किया है। फिर वो बोलेगा देख वो जा रहा है ना, वो टीचर जा रही है ना मैम मेरी, वो मैम है ना बहुत बोगस थी यार, उन्होंने मेरी लाइफ से खेला है। अरे क्या हुआ? अरे नहीं कुछ नहीं आता था उन्हें, एटलीस्ट यार ढंग से पढ़ा तो देती मैम। ऐसा बड़ा होकर अपने दोस्तों को बताएगा। यस इट्स फैक्ट, इट्स हैपन, इट्स हैपन, होता है ऐसा। सो दीज आर वेरी क्रूशियल पॉइंट्स, वी हैव टू डू दैट। ये दिमाग में रखने, आपको माइंड में रखने। अब आपके पास जो बच्चा आ रहा है ग्रेड डिफरेंट क्यों आ रही है, हम उसकी तरफ जाएंगे। ग्रेड डिफरेंट क्यों आ रही है उसकी तरफ हम जाएंगे। ग्रेड डिफरेंट इसलिए आ रही है कि आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो पर्सन तो 1 है। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, आई एम 1 पर्सनैलिटी, लेकिन मेरे सामने तो 4 पर्सनैलिटी है ना। मुझे आप चारों को ध्यान में रख के टीच करना पड़ेगा, तभी आप चारों रिस्पॉन्स देंगे। और अभी हो सकता है कि आपको ये लग रहा होगा कि यस अपनों को सर के साथ इन्वॉल्व होना है और सर को रिस्पॉन्स देना है। लग रहा आपको शुरुआत से? आपको लग रहा है शुरुआत से? आपको भी लग रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा। आपको जब ये फीलिंग आई कि हमको सर को, अब मैं तो एक अकेला पर्सन हूं,
मेरे सामने आप 4-5 पर्सन है, आप चारों को लग रहा है कि हमको सर को रिस्पॉन्स देना है, यानी मेरा कम्युनिकेशन सक्सेस, मेरी टीचिंग लर्निंग सक्सेस। अब मुझे आप चारों का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, वैसा मैं प्लान करके आया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पास जो बच्चा आया है वो विजुअल है। देखो पर्सन 1 होता है लेकिन उसकी मॉडलिटीज अलग अलग होती है। पर्सन 1 हूं मैं, लेकिन मेरे पास 4 मॉडलिटीज है मेरे अंदर। आई एम हैविंग 4 मॉडलिटीज। जो मॉडलिटीज इंसान में है वो 4 है, इसमें से एक एक्टिव होती है बहुत ज्यादा, 3 कम एक्टिव होती है या पैसिव भी होती है। कोई एक मॉडलिटी मेरे अंदर की जो है वो पैसिव हो चुकी है। एज ए पर्सनैलिटी यू आर हैविंग 4 मॉडलिटीज। आपके पास 4 मॉडलिटीज है, कोई एक आपका एक्टिव है। आपके पास 4 मॉडलिटीज है, कोई एक आपका जो है वो एक्टिव है। राइट? अभी मैं बोल दूंगा कि जैसे निगार मिस है, निगार मिस को अगर किसी टीचर ने कहा होगा कि शाबाश बेटा, बचपन में निगार मिस को बहुत अच्छा लगा होगा। निगार मिस को जब भी टच वाला फीलिंग दिया जाएगा, मैडम को अच्छा लगेगा। मैडम को मैं मैडम से अगर कोई चीज़ मंगाऊंगा ना, तो मैं मैडम को यह नहीं कहूँगा कि मैडम आप जाकर जो है पानी लाइए। मैं कहूँगा कि मैडम आप पानी का गिलास पकड़ के लाइए। पकड़ में टच की फीलिंग है, इस वर्ड में क्या है? टच की फीलिंग है। तो कुछ बच्चों को टच फीलिंग अच्छा लगता है, शाबाश, वेरी गुड। कुछ बच्चों को क्लैप्स, ताली इधर बज रही है, इसको फील हो रही है, वो टच इसको फील हो रहा है ना? आई एम राइट? मैंने आपकी सिटिंग पोजीशन से ही पहचान लिया कि आपको टच फीलिंग में मॉडलिटीज है। आपकी जो मॉडलिटी है वो काइनेस्थेटिक मॉडलिटीज है। इज दैट काइनेस्थेटिक? आपका जो मॉडलिटी है ना वो विजुअल मॉडलिटी है। आपको विजुअल्स बड़े अच्छे लगते हैं, विजुअल्स पसंद है आपको, आपकी सिटिंग पोजीशन से ऐसा लगता है। एम आई राइट? हाँ, एम आई राइट? आपकी सिटिंग पोजीशन बताती है कि आप ऑडिटरी डिजिटल है, आप लॉजिकली सोचती हैं, आप क्वेश्चंस आपके पास बहुत है, ऐसा क्यों हुआ, ये साबित करके बताओ। एम आई राइट? ये आपकी सिटिंग पोजीशन मुझे बता रही है कि आप चेयर पे बैठे कैसे हो, मैं समझ गया हूं। आपके पास बैठने वाले बच्चे को आपको पहचानना पड़ेगा, वो बैठ रहा कैसे बैठ रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी मॉडलिटी क्या है। वो मॉडलिटी पता चल गई, आप बराबर उससे कम्युनिकेट करेंगे, वो आपको रिस्पॉन्स देगा, आपकी टीचिंग सक्सेस हो जाएगी, टीचिंग सक्सेस हो जाएगी आपकी। सो अब मॉडलिटीज में क्या है? नंबर 1 होता है ऑडिटरी। मॉडलिटीज नंबर 1 ऑडिटरी। ये ऑडिटरी मॉडल्स जो होते हैं उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है उनको। इसीलिए मैंने आपको गीत सुनवाया। क्या आप में से अगर कोई ऑडिटरी मॉडलिटीज का बंदा होगा तो वो बंदा या बंदी जो है वो मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाएगा मेरे सेशन में। चलो इनको एक अच्छी सी चीज़ सुनवाते हैं। इसलिए मैंने आपको गीत सुनाया। मुझे शो नहीं करना था कि देखो मैं गीत बनाता हूँ, मुझे आपको इन्वॉल्व करना था ऐसे पर्सनैलिटीज़ को, ऐसे मॉडलिटीज़ को जो ऑडिटरी है, जिनको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। सुनने में मज़ा सभी को आता है, लेकिन ये चारों मॉडलिटी आप में है, मैं जो चारों बताऊंगा ये मॉडल्स आप में हैं, लेकिन कोई एक ज़्यादा एक्टिव होता है, तो ज़्यादा जो एक्टिव है उसको हमको ले लेना है बच्चे में से और उसी में से आगे बढ़ना है। दूसरा जो होता है वो होता है विजुअल। उनको विजुअल बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पीपीटी बना के लाई। क्या आप में से कोई विजुअल वाला होगा तो उसके लिए स्क्रीन सामने ओपन है, वो देखते जरा, वाह ये तो अपनी चॉइस का है, जिसका ज़्यादा एक्टिव है वो। और वो जो विजुअल वाला है ना वो अक्सर ऐसा बैठता है, थोड़ा सा झुक के बैठेगा, उसको विजुअल पसंद है। जो काइनेस्थेटिक होगा ना वो पीछे जाएगा ऐसा, वो देखो काइनेस्थेटिक, टच अच्छा लगता है। जो काइनेस्थेटिक होगा वो जाएगा बराबर, वो ऐसा बैठेगा पीछे हो जैसे मैडम बैठे। अब तुमको मालूम पड़ेगा मैडम काइनेस्थेटिक है, मैडम से हिस्ट्री लेने, क्या बात है मैम, मैडम खुश, अरे टच किया मेरे, राइट। अब ये ऑडिटरी जो होता है ये वर्ड्स में भी ऑडिटरी होता है, ये वर्ड्स में भी ऑडिटरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा जो है वो ऑडिटरी है, उसने कोई चीज़ लाई,
या मेरी बच्ची है अभी नर्सरी में आएगी आपके पास, उसने कोई चीज़ लाई तो मुझे पता चला कि इसको ऑडिटरी बहुत पसंद है, तो मैं उसको कहूँगा वाओ अबू देखो, मैं कहूँगा वाओ इट साउंड्स गुड। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं? साउंड्स। अब साउंड्स तो वहाँ तो कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। वेरी नाइस इंटरेक्टिव पैनल, इट साउंड्स गुड। क्या यूज़ किया मैंने वर्ड? इट साउंड्स गुड। अब इसमें से कोई आवाज़ आ रही है क्या? इट्स दिस फैन साउंड्स गुड। साउंड वर्ड का मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो जो ऑडिटरी बंदा है उसको पसंद, वो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये तो अपनी मेरी मॉडलिटी का बंदा है, ये मेरी मॉडलिटी का बंदा है। सो अब विजुअल वाला जो है उसको देखना पसंद है। आप सीन क्रिएट कर दे अपने लेक्चर में, है ना। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि एक मर्तबा तकरीबन 3-4 साल पहले मैं रात में रेलवे स्टेशन से आ रहा था, रात के 1:30 बज रहे थे। 1:30 बजे तो वहाँ रिक्शा वाले बहुत चार्जेस लगा रहे थे रेलवे स्टेशन, तो मैंने सोचा कि मैं टावर से रिक्शा ले लूँगा तो मेरा पैसा बच जाएगा। तो मैं रेलवे स्टेशन से नेहरू चौक आया, नेहरू चौक से मैंने लेफ्ट टर्न लिया और मैं जैसे टावर की तरफ आ रहा तो मुझे अचानक मेरी नज़र पड़ी टावर के ऊपर ऐश्वर्या राय लाल साड़ी में खुले बालों के साथ खड़ी हुई नजर आई। रात में 2 बजे ऐश्वर्या राय लाल साड़ी में खुले बालों के साथ टावर के ऊपर मुझे नजर आई। जब मैंने आपको ये कहा कि ऐश्वर्या राय मुझे टावर के ऊपर नजर आई, आपको यकीनन टावर भी दिख रहा होगा, आपको ऐश्वर्या राय खड़ी हुई भी दिख रही होगी। ये होता है विजुअल्स। ये विजुअल वाले बच्चे आपके पास बैठेंगे, आपको उनके सामने ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा सीन्स, ताकि वो सीन्स के जरिए सीख ले आपसे। इमेज कर, इमेज उनके सामने आएगी आपके वर्ड से। आप बोल रहे हो जबान से, मैंने आपको कुछ बताया क्या? ऐश्वर्या राय का फोटो बताया आपने, यहाँ पर टावर दिखाया, ऐश्वर्या राय को खड़ा कर दिया वहां पर, नहीं, लेकिन मैंने वर्ड ऐसे यूज किए कि आपको इमेज विजुअल आपके सामने आ गया। विजुअल आपके सामने आ गया। फिर आपके पास ऑडिटरी बच्चा बैठा है, आपने उसको ले लिया, अपने पास अट्रैक्ट कर लिया, वो आपको रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। विजुअल वाला बच्चा आपके पास आ गया, वो आपको रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। काइनेस्थेटिक, उसके लिए ताली बजा दिया आपने उसको शाबाश बोल दिया, हाँ, या ऐसा कोई वर्ड यूज़ कर दे जिससे उसको लगे कि इसमें जो है टची फीलिंग आ रही है, टची वाला फीलिंग आ रहा है, राइट। आप उसको बोलेंगे कि बेटा वो लाओ, लेकिन आप बोलेंगे पकड़ कर लाओ, तो उसको अच्छा लगेगा, पकड़ने में टचिंग फीलिंग आती है ना। तो ये जो चीज़ है ये उसमें बहुत अहमियत रखती है। आपके पास जो बच्चा चौथी मॉडलिटीज़ का आएगा वो होगा ऑडिटरी डिजिटल। अभी हमारे पास मुझे लगता है मुबश्शिर है ना, यू आर हैविंग दिस पोजीशन नाउ। आपकी सिटिंग पोजीशन ने बताया कि आप ऑडिटरी डिजिटल पे। ये मानेगा नहीं जल्दी, सबूत चाहिए। आप ये मत समझना 3 साल का बच्चा आया है, 3-4 साल का बच्चे बोलता है मैम ऐसा क्यों, करता है ना, करता है। आपको आप मम्मी है, इनके घर में भतीजा है, मेरे घर में बच्ची है, मैम को पता है, आपके घर में भतीजे भाई छोटे होंगे, तो बच्चा आपको पूछता है कि ऐसा क्यों, आई वॉन्ट प्रूफ। यहाँ पर आप जो है समझेंगे कि बच्चे तो है, मैं कुछ भी चला दूंगे तो नहीं चलेगा, यहाँ पर ये बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बच्चे आपकी ऐश्वर्या राय से खुश हो जाएंगे। ये बच्चे बोलेंगे अरे वो ऐसी दे रहे हैं, बोलते हैं ना बच्चे, ऐसी दे रहे हैं, समझ जाएंगे कि वो कुछ तो भी दूसरों को ये डोज दे रहे हैं। तो ये बच्चे जो है ना ऑडिटरी डिजिटल, इस टाइप के बच्चे आपके पास आते हैं। अक्सर ये बच्चे साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, आईएएस, आईपीएस वगैरह पे जाते हैं। ऐसे कई बच्चों पे टीचर नर्सरी से ध्यान ना देने की वजह से ये वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमको इनसे रिस्पांस कैसे लेना है। यू गॉट दैट, कैसे रिस्पांस लेंगे? आप उनकी लेवल की थोड़ी अच्छी बात करेंगे। मैंने जो डॉट दिया था ना, वो आप जैसे लोगों के लिए ही था कि वो जब दिमाग लगाएगा ना उसमें, तो मेरे साथ शामिल हो जाएगा, यार कुछ तो भी मेरी पसंद का भी है, यहाँ मेरी चॉइस का भी है। मैंने आपको सॉन्ग सुनवाया, ऑडिटरी लोग मेरे साथ आ गए। मैंने आपको स्क्रीन ऑन कर दिया, विजुअल्स मेरे साथ आ गए।
मैंने आपको जो है डॉट दे दिया, मेरे साथ आ गए। इज दैट क्लियर? मैंने आपको वेरी गुड बोल दिया, शाबाश। ये काइनेस्थेटिक लोग हैं, इनको लगता है कि मुझे तो शाबाश की थाप मिली है, ये मेरे साथ आ गए। तो ये बच्चे आपके पास रहेंगे। इतना सोचकर अगर आप टीचिंग कर सकते हो तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेस होगा, वरना नहीं। और यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फेल है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मेरे सामने जो पर्सनैलिटी बैठी है उस पर्सनैलिटी में 4 मॉडलिटीज़ है, उन 4 मॉडलिटीज़ में इसका कौन सा मॉडल एक्टिव है। सेंसेस इज अ पार्ट ऑफ सेंसेस, राइट? कितने सेंस होते हैं इंसान में? कौन कौन से? 5 सेंस। कौन कौन से? टच, फीलिंग का है ना, फीलिंग सेंस, लिसन, देखना, आइज, वॉचिंग, टेस्ट, ब्रीथिंग एंड, है ना, स्मेल एंड, ये हो गए 5 जो साइंस पढ़ता है। हमारे हम जो ट्रेनर्स होते हैं, हमारे पास 50 सेंसेस होते हैं। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ट्रेनिंग जैसी चलेगी साल भर में, हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। जैसे हमको लगेगा कि आप वी आर रॉयल एंड लॉयल टू द सोसाइटी, टू द HMT, तो हम आपको और ट्रेन करेंगे। नहीं तो आपने सीखा, आप निकल गए। तो हमको वो सब देखते हुए आपको धीरे धीरे हम ले जाएंगे उस चीज़ पर। आपके घर में भी काम आएगा, आपको ये चीज़ें आपकी फैमिली में काम आएंगी। आप देख लो, ननन कौन सी टाइप की है, सास कौन सी टाइप की है, जेठानी कौन सी टाइप की है, आप वैसी बात करो, देखो सब तुम्हारे अंडर में, सब तुम्हारे अंडर में। ये जो अगेंस्ट होते हैं ना रिलेटिव्स, उसकी वजह ये कि वो इस चीज़ को नहीं कर पाते। अब इस चीज़ को करने के लिए हमारे अंदर कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, वो मैं आपको PPT के जरिए बता देता हूँ क्या चाहिए। हम ग्रेड पर थे, अभी मैंने आपको यही बताया, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड ऑडिटरी डिजिटल। ये अपने स्टूडेंट को आपको जानना है कि किस टाइप का है, समझ जाएंगे अभी आप स्टूडेंट्स को पहचानेंगे, है ना। देन ये इनपुट का मैंने आपको बताया कि जो इनपुट सेशंस होते हैं, अलग अलग मालूमात बच्चों के पास आ रही है। अब ये जब बाहर निकलेगी यहाँ से जब इंफॉर्मेशन बाहर आएगा, ये इनपुट हो गया, यहाँ से इनपुट हो गया, अब यहाँ से बाहर आएगा। अब देखो ग्रेड अलग क्यों आते हैं, उस पर आ रहा हूँ मैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसका एनालिटिकल माइंड बढ़ता है, उसके संपर्क में बहुत ज़्यादा लोग आने लगते हैं, उसको एक्सपीरियंस आने लगता है और उसको फिल्टर्स लग जाते हैं। जैसे फिल्टर लगेगा, उसके दिमाग में आएगा कि पप्पा झूठ बोल रहे हैं, कि बोल दो कि मैं हूँ, नहीं हूँ, बोल दो कि मैं नहीं हूँ। यहाँ उसके दिमाग में फिल्टर आ गया, उसकी समझ में आया ना कि पप्पा तो घर में है, लेकिन बोल रहे कि बोल दो मैं नहीं हूँ। वो बोलकर तो आ गया कि पप्पा नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में फिल्टर आ गया कि झूठ भी बोला जाता है। क्या फिल्टर लगा उसके दिमाग में? झूठ ही बोला जाता है। उसने देखा मम्मी को, क्या मम्मी जो है वो चाची से जो जलती है, चाची ने कोई अच्छा ड्रेस लाया तो मम्मी पीछे बोलती है हाँ इतना खास तो नहीं है। उसमें जो है हसद का फिल्टर आ गया, जेलसी का फिल्टर यहाँ पर आ गया उसके पास। उसको पता चला कि जलती भी है, राइट। ऐसा करते 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 लॉट ऑफ फिल्टर्स उसकी लाइफ में आ जाते हैं, लॉट ऑफ फिल्टर्स। ये सब फिल्टर्स उसकी लाइफ में जब आते हैं और आपने जो इन्फॉर्मेशन उसको दी है, जो बुक उसने पढ़ी है, जब उसको कहते हैं कि चलो बेटा आउटपुट करो, तो वो चीज़ें यहाँ से फिल्टर से होते हुए गुजरती है और इन फिल्टर्स की वजह से वो एज इट इज़ यहाँ पर पहुँच नहीं पाती। इसलिए उसने जो कंटेंट पढ़ा है, जो बुक्स वो पढ़ के आया है, वो एग्ज़ाम में एज इट इज़ नहीं लिख पाता है। कुछ बच्चों के फिल्टर साफ़ होते हैं, उनके पास इतना फिल्टर क्लैरिटी होती है, तो फिर वो 97 ले लेते हैं, 98 ले लेते हैं, कुछ 100 भी ले लेते हैं। चिटिंग छोड़कर, चिटिंग वाले का तो कोई भविष्य है ही नहीं, सिर्फ मार्क्स पे, रिजल्ट कागज़ पे अच्छा है। तो ये जो है, ये जो फिल्टर्स लगे हुए हैं उनकी लाइफ में, ये फिल्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। मैं बीमार हो गया तो भी फिल्टर बन गया हो। आप बीमार है तो आप अच्छा नहीं दे पाएंगे बच्चों को। कोई टीचर अगर बीमार होकर स्कूल में आएगा, उसको फिल्टर लग चुका है, उसका आउटपुट सही नहीं होगा, वो सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर पाएगा।
वो सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं करेगा, उसको रिस्पांस सही नहीं मिलेगा। वजह क्या है? आज मैडम आप तो कल बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, आज आपको क्या हुआ? सर मेरी तबीयत खराब है। वो जो बीमारी ना फिल्टर है, ये 50 जो सेंसेस मैंने आपको बताया ना, इसके भी फिल्टर्स बनते चलते हैं। एक सेंसेस है, मैं ऐसा खड़ा हूँ, एक पैर पे मैं खड़ा हूँ, कब से ऐसा ऐसा करके खड़ा हूँ, ये पैर पे वजन ज़्यादा है, मेरा सेंसर मुझे कह रहा है कि इसको तकलीफ होगी, ये एक सेंस है। ये छठा, सातवां, आठवां सेंस हो सकता है। ऐसे 50 सेंस होते हैं। सो ये जो आपके माइंड में चीज़ें आ रही है और जो फिल्टर बाहर आ रही है, आप में ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होने चाहिए। आपके पास क्लैरिटी थॉट्स हो, आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिएंगे तो आप उतना अच्छा डिलीवर कर पाएंगे कंटेंट, और उतना अच्छा डिलीवर करने के बाद आपको अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो आप एज ए टीममेट, आपको एक दूसरे से जलना नहीं है, हर एक को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। अगर आपको चेयरमैन डांटता है, अगर आपको हेडमिस्ट्रेस डांटता है, तो आपको सोचना पड़ेगा या शी इज़ डूइंग हर जॉब। अगर मैं वहाँ होती तो मैं भी यही करती। इज दैट क्लियर? और लोग वैसा करते हैं, जब उस कुर्सी पर बैठते हैं बहुत फॉर्म में आते हैं, और जब कुर्सी पर नहीं होते हैं तो जो उस कुर्सी पर होता है उसको बुरा कहते हैं, और उस कुर्सी पर बैठकर उससे ज़्यादा बुरा करने लगते हैं। होता है ना ऐसा? ये होता है कि नहीं मैम? तो ये जो मॉडलिटीज है, हम आगे लीडरशिप पर का भी एक ट्रेनिंग लेंगे आप लोगों का। लीडरशिप होती क्या है? लीडरशिप, आप लीडर बनोगे स्टूडेंट्स के, आप लीडर बनोगे टीचर्स के, ये लीडर बनेंगे सभी के। तो ये लीडरशिप क्या होती है उस पर भी हम जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो इनपुट है वो कैसा है। अब इनपुट पर जो ये थोड़ा स्पेलिंग हमारा यहाँ हो गया, इसेंशियल, डबल एस। तो इसेंशियल फैक्टर जो होते हैं आउटपुट्स के, अब आउटपुट्स को कम्युनिकेशन से इंसान आउटपुट करता है। अब कम्युनिकेशन कहाँ से होता है, कैसे होता है कम्युनिकेशन? लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपने लैंग्वेज से कम्युनिकेट किया, कौन सी लैंग्वेज? लैंग्वेज कैसे आएगी? ओरल, जो मैं बोल रहा हूँ क्या है? लैंग्वेज है। अब याद रखो, इससे सिर्फ 7% सीखता है बच्चा। यही वजह है कि बच्चे बड़े होकर क्लास में तो 100 होते हैं, लेकिन आ रहा कितनों को है? क्यों? टीचर ओरल ही चलन दे रहा है ना, राइट? टीचर चल रहा, मेरी ज़बान बहुत भारी है, मैं तो ऐसा सिखाता हूँ, मेरा वर्ड्स ऐसे है, मेरा ये सब कुछ है, लेकिन हो क्या रहा है? वो लैंग्वेज में एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, ओरल वर्जन का। ये ओरल वर्जन जो है 7% रिजल्ट देता है। लैंग्वेज तो जेस्चर्स की भी होती है ना। लैंग्वेज, 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 समझ गया क्या गुस्से में है? लैंग्वेज जेस्चर्स की होती है, लैंग्वेज पोस्चर्स की होती है। बॉडी लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है। सिर्फ जबान से बोल देना ही लैंग्वेज नहीं होती, साइंस एंड सिंबल्स भी लैंग्वेज होते हैं। लगा दिया रेड लाइट, लैंग्वेज, बोल रहा है रुको। गिरिन आ गया, चलो, लैंग्वेज। सिर्फ जबान से बोलने ही लैंग्वेज नहीं होता। टीचर यही तो कर रहे हैं, बस जबान से बोलते रहे, रट्टू तो सुनो 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 सुनो, और वहाँ पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे। आपको लैंग्वेज में हर लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, ओरल लैंग्वेज का भी, जेस्चर्स का भी। मैंने उस दिन आपको जो डेमो दिया नीचे बैठकर, व्हाट दैट, हमको आना पड़ेगा उस लेवल पर, बच्चों के लेवल पर हमको आना पड़ेगा। आप नहीं आएंगे वो ऊपर नहीं आएगा। आप बोलेंगे चल जम करके आ जा, नहीं आ सकता, आपको जाके लाना पड़ेगा उसको। सो आपकी लैंग्वेज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करती है। एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, अगर ये आप में नहीं है तो फिर झगड़े ही झगड़े हैं। असल लड़ाई की वजह ये चीज़ है। अगर एक बंदा फ्लेक्सिबल है, दूसरा फ्लेक्सिबल होने को तैयार नहीं, तो उनमें कभी जमेगी नहीं, नेवर, कभी नहीं बनेगी। फ्लेक्सिबिलिटी आप में आनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एडेप्टेबिलिटी में कन्वर्ट होती है। मीन्स आप उस चीज को एडाप्ट कर रहे हो, एडॉप्ट नहीं, एडाप्ट, एक्सेप्ट कर लेना, माहौल को एक्सेप्ट कर लेना। अभी यूरोप में अगर आप जाएंगे तो वहाँ हमेशा ठंडा रहता है। नॉर्वे में क्या है? नॉर्वे में पूरा बर्फ जमी रहती है,
12 महीने बर्फ जमी हो रहती है, 24 घंटे बर्फ जमी रहती है नॉर्वे में। तो हम उसको एडाप्ट कर पाएंगे क्या? अभी सबसे अच्छा जो है फ्लेक्सिबिलिटी अगर किसी में, तो नेचर से आई है फ्लेक्सिबिलिटी, अल्लाह की तरफ से आई है। नेचर खुद फ्लेक्सिबल होता है, और सबसे अच्छा नेचर हमारा एशिया का है कि हमको गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो बारिश शुरू हो गई, हमको इत्मीनान की सांस मिली, चलो बहुत गर्मी थी बारिश आ गई, बारिश में हम लोग परेशान हो गए, सर्दी आ गई, सर्दी में परेशान हो गए, फिर गर्मी आ गई। तो नेचर जो है फ्लेक्सिबल है और फ्लेक्सिबिलिटी को पसंद करता है। अब नेचर जब फ्लेक्सिबिलिटी को पसंद करता है तो फिर इंसान में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडैप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप यूरोप में जॉब करेंगे ना, तो आपके सीवी में, आपके बायोडेटा में, आपके प्रोफाइल में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? आई एम हैविंग द स्किल एंड द एबिलिटी ऑफ एडाप्टेबिलिटी। तो यूरोप वाले बोलेंगे एशिया से आ रहा है, एडाप्टेबिलिटी इसमें है, अगर नहीं है तो इसको रिजेक्ट कर दो, चाहे कितना भी अच्छा उसका प्रोफाइल हो। एडाप्टेबिलिटी नहीं है, रिजेक्ट कर दो। वो देखेंगे एडाप्टेबिलिटी है क्योंकि ठंडे माहौल में आ रहा है ना, गर्म से। अगर एडाप्ट नहीं कर पाया तो क्या फ़ायदे का, इसके पीछे इतना खर्च लगाना, उसको इंडिया से बुलाना, पाकिस्तान से बुलाना, क्या फ़ायदा? तो एडाप्टेबिलिटी अगर आप में नहीं है तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चल सकते। या तो ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, राइट? अगर ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल है, एम्प्लॉयज फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं है तो नहीं जमेगा, नहीं बनेगा। एम्प्लॉयज फ्लेक्सिबल है, ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं है तो नहीं जमेगा। फिर ये वजह होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने की वजह से एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, या फिर उनको मैनेजमेंट निकाल देती है, क्योंकि एम्प्लॉय फ्लेक्सिबल नहीं है। मैनेजमेंट बोलती है आप जाइए, आप सुन नहीं सकते, आप वक्त पे काम नहीं कर सकते, आप में एडॉप्टेबिलिटी नहीं है, तो आप खुद ऑफिस हो जाइए, ये आपका बैग है, चलिए आप। ये होता है एम्प्लॉयज़ के साथ। अगर एम्प्लॉयज़ फ्लेक्सिबल है, मैनेजमेंट करना तो ऐसे ही पड़ेगा, अरे सर उससे नुकसान हो जाएगा, आप सुनिए तो सही, थोड़ा हमको तो ट्राई करके करने दीजिए, नहीं नहीं यही है। एम्प्लॉय बोलेगा सर मैं चलता हूँ, अपनी नहीं जमेगी। दोनों का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अभी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखें, और हो सकता है कि आपके घर के झगड़े भी मिटा देगा ये। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है? 3 मेंटलिटीज होती है। एक होता है पैरेंट मोड, एक होता है अडल्ट मोड, और एक होता है चाइल्ड मोड। अब आप इसको गौर से समझें। इसको समझने के बाद ना मैनेजमेंट के और ना एम्प्लॉयज़ के, ना एचएम के और ना ही सबॉर्डिनेट्स के भी आपस में झगड़ा होगा, कभी फाइट नहीं करेंगे, घर में तो कभी नहीं होगा। इसको आप समझ के जाएंगे ना, यहाँ से आपका माइंड चेंज होगा। आप घर में देखो सबको पसंद, सब बोलेंगे अरे वाह, आप सबको लेवल में लेकर आऊँगा। अब होगा क्या, आप पेरेंटिंग मोड में है। ये जो मोड है ना, डेंजर होता है, बहुत खतरनाक होता है। ये पेरेंट मोड जो होता है डेंजर होता है। ये बॉसिंग मोड होता है, इसमें हमेशा इंसान बॉस बनता है, चले ऐसा वैसा। कभी कभी ये ज़रूरी है, अगर चेयरमैन पेरेंट मोड में नहीं आया तो एम्प्लॉयज़ उसको सुनेंगे ही नहीं, उसको तो ऐसे ही बोलेंगे, बच्चा है चेयरमैन, ऐसा बोलेंगे। चेयरमैन को पेरेंट मोड में रहना पड़ेगा, कभी कभी एज पर दी सिचुएशन। अगर वो आपके अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी वाले मिजाज से अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपको पेरेंट मोड में आना पड़ेगा। हेडमास्टर को भी पेरेंट मोड में आना पड़ेगा। जो लीडरशिप करते हैं उनको पेरेंटिंग मोड में आना पड़ता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होना चाहिए। ये एम्प्लॉयज़ को देखकर होना चाहिए, ये उनकी मेंटालिटी को देखकर होना चाहिए। कभी कभी अगर आपके डैड पेरेंट मोड में नहीं रहे ना, तो फिर बच्चे तो वो तो फिर रात में 2 बजे आएगा, 9 बजे जाएगा, तो वो डैड पेरेंट मोड में है, मम्मी डैडी उसको डांटते हैं, वो तो इसलिए वो डर के आता है, नहीं रे भाई मेरे पापा गेट बंद कर दे तो मुझे जाना है, राइट? तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये पेरेंट मोड ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी है, लेकिन उसकी सिचुएशंस होती है। अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। सपोज एक घर में हस्बैंड और वाइफ है। हस्बैंड वाइफ में अब हस्बैंड को ड्यूटी जाना है, उसकी बाइक की चाबी वो रखता है और वहीं से उठाता है। अब आज उसने क्या किया,
चाबी लेने गया, रेडी होकर बस अब हाथ रख रहा है, चाबी वहां पर नहीं है। तो हस्बैंड कहता है मेरी चाबी कहां है? पेरेंट मोड में कह रहा है। हस्बैंड किस मोड में कह रहा है? पेरेंट मोड में कह रहा है कि मेरी चाबी कहां है। अब वाइफ भी जो है पेरेंटिंग मोड में आंसर दे रही है, मुझे क्या पूछते हो, तुम ही तो रखते हो। अब इसका पेरेंटिंग मोड और हाई हो गया, इसका टेम्पो, मैं रखता हूं, तुम इधर की उधर करती हो, पागल हो गए क्या, मैं इधर के उधर क्यों रोकूं, तुम देखो, मुझे अभी के अभी पे चाबी ला कर दो, मुझे नहीं मालूम, ढूंढते बैठो, मुझे क्या करना पड़ा, अरे मुझे ऑफिस को लेट हो रहा है, हो रहा हूंगा, मैं क्या करूं, मैं बोल रहा हूं अभी चाबी चाहिए, नहीं मिलेंगी चाबी। ये जब बढ़ती है ना, पेरेंट 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 पेरेंट, इतना टेम्पो हाई होता है पेरेंटिंग का, क्या फिर मैं मेरे भाई को बुलाती, मैं भी मेरे डैड को बुलाता, इतना पेरेंटिंग हाई हो जाता। तो यहां बात नहीं बनी। अब दूसरी उसमें जाएंगे तो एक चाइल्ड मोड होता है। कभी कभी इंसान चाइल्ड मोड में 24 घंटे में एक दो बार जाना चाहिए, उसने बचपने में जाना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन बार बार जाएगा तो चाइल्डहुड इज गुड, चिल्डिश होना अच्छा नहीं है। बचपना अच्छा होता है, बचकाना होना अच्छा नहीं है। तो आपको जो है कभी कभी ठीक है, सिचुएशनल। अब यहां पर डैड की चाबी, उसको वो हस्बैंड को चाबी चाहिए, वो उसको जाने को दे रही है, वो पेरेंटिंग मोड में है, और वाइफ जो है चाइल्डहुड में आंसर दे रही है, चाइल्ड मोड में आंसर दे रही है, हे मेरी चाबी कहां है, ढूंढ के बताओ, अरे मुझे देर हो रही है, तो ढूंढो ना डार्लिंग, अरे बेवकूफ, ये बचपना छोड़ो, मुझे चाबी चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी, सड़ा। क्या हुआ, ये सिचुएशन में इस चाइल्ड मोड ने इसके पेरेंटिंग मोड को और बढ़ा दिया। पहली वाली वाइफ ने पेरेंटिंग मोड में आकर उसके पेरेंटिंग को बढ़ा दिया था, इसने चाइल्डहुड में आकर उसके पेरेंटिंग को बढ़ा दिया। अब अडल्ट मोड पे हम जाते हैं। अब अडल्ट मोड क्या करता है, ए मेरी चाबी कहां है, एक मिनट अभी लाई, अब क्या बोलेगा, अब क्या बोलेगा, चिढ़ेगा। वो समझ गई कि ये पेरेंटिंग मोड में है, इसको एडल्ट मोड में लाना पड़ेगा, इसका टेम्पो डाउन करना पड़ेगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर ये पेरेंटिंग में, मैं भी पेरेंटिंग में आ जाऊंगी तो जमने वाली बात नहीं, पेरेंटिंग मोड हाई टेम्पो में चला जाएगा और हाई टेम्पो से आग लग जाएगी। ये समझदार वाइफ है। ऐसे समझदार एम्प्लॉइज होने चाहिए। यू नीड टू बी इन अडल्ट मोड। आपका अडल्ट मोड जो है वो सामने वाले के पेरेंटिंग टेम्पो को, हाई टेम्पो को डाउन कर देता है। मैडम कल आपको 10 मिनट पहले आना है। मैडम वो अपनों को जमता नहीं, मेरी सास है, मेरा ससुरा है, मेरे बच्चे हैं, मेरा शोहर है, वो 10 मिनट पहले आना है। मैडम ऐसा थोड़ी चलेगा, कल तो आना ही पड़ेगा आपको। मैडम वो देख लो, आप किसको भी बोल दो, मैं तो नहीं आ सकती। ये दोनों पेरेंटिंग में चल रहे हैं। क्या रिजल्ट मिलेगा? कहा मैडम ने आपको कल 10 मिनट पहले आना है, अडल्ट मोड कहता है ओके मैडम, नो इशू, बात खत्म, दैट्स ऑल, ओके मैम। ये जो अडल्ट मोड होता है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी। आपने अडॉप्ट कर लिया उनके ऑर्डर को, आपने अडॉप्ट कर लिया अपने संस्था को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, आपने अडॉप्ट कर लिया वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को। अब आप वहाँ पर सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ कहलाओगे। फिर आपका प्रॉब्लम उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको हेडमास्टर भी फील करेगा, आपका प्रॉब्लम होगा तो उसको चेयरमैन भी फील करेगा, आपका प्रॉब्लम होगा तो उसको सीईओ भी फील करेगा, आपके प्रॉब्लम को पूरी मैनेजमेंट और एमडी सब फील करेगी, क्योंकि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को एडॉप्ट कर लिया है। आप इतने फ्लेक्सिबल हो कि उनको लगता है कि आपका उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनके साथ नहीं रहोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा ज़िंदगी का कोई पार्ट चला गया है। जब एम्प्लॉय फ्लेक्सिबल होगा तो वो सबको अच्छा लगेगा।
जब ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल होगी तो वो एम्प्लॉय को अच्छी लगेगी, फिर वो बोलेगा नहीं यार 2-4 पैसे कम हुए तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये मेरे अपने लोग हैं। पैसा अहमियत नहीं रखता, कल भी सुकून, हार्ट पीस, सेटिस्फैक्शन ऑफ सोल एंड हार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी, इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी। सो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, पेशेंस, सब्र होना चाहिए, फिर पेशेंस रिगार्डिंग एवरीथिंग एल्स। सब्र से क्या होता है पता है आपको? व्हाट वी गेट ऑफ पेशेंस, बता सकते हैं आप? पेशेंस से क्या मिलता है? क्या फ्रूट मिलते हैं पेशेंस के? हाँ, सब्र का फल मीठा। तो क्या मिलता है उसमें ऐसा मीठा फल, उससे बढ़कर कुछ? हाँ हाँ, और सेटिस्फैक्शन, और फॉर एग्जाम्पल किसी भी मुल्क में या किसी अपने ज़िले में सबसे बड़ा पोस्टिंग किसका है? कलेक्टर ना, कलेक्टर एंड पालक मंत्री, है ना, ये सबसे बड़ा है। अब अगर कलेक्टर मेरे बाजू में आकर बैठ गया कलेक्टर मेरे बाजू में आके, और हम साथ में बैठे और दूर से लोग देख रहे हैं कि अल्ताफ सर और कलेक्टर बाजू में बैठे और कलेक्टर अल्ताफ सर के साथ ही दिखाई देता है, तो मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पर? यार कलेक्टर इनके साथ है यार, तो वो कुछ तो बात है ना यार, बहुत बड़ी चीज़ है फिर ये कलेक्टर साथ में। अगर कलेक्टर से ऊपर वाला डिविजनल कमिश्नर अगर मेरे साथ बैठ जाए तो फिर कलेक्टर ही बोलेंगे कि यार ये बंदा है कि बाजू में मैं वो खड़ा बैठा है जिसको मैं सल्यूट करता हूँ, तो यार ये कुछ तो भी है ना, मेरा वैल्यू वहाँ बढ़ जाएगा। अगर मेरे बाजू में हमेशा मेरे साथ पंतप्रधान रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, तो पूरे इंडिया में मेरा दबदबा होगा, राइट? पूरे इंडिया में मेरा दबदबा कि यार वो पर्सनैलिटी है, उसके साथ वो राष्ट्रपति और ये जो है पंतप्रधान दिखते ही उनके साथ ही रहते हैं। यानी मेरे साथ कौन है? देश का सबसे बड़ा पर्सन है, देश की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है मेरे साथ, पीएम व्हाट वो है उनमें। ये अभी मोदी को इमेजिन मत करो आप, कोई भी हो सकता है ना वो, तुम बोले यार क्या मोदी के साथ रह रहे सारा। मैं पोस्ट की बात करूँ, ओहदे की बात करूँ। अब एक प्राइम मिनिस्टर या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट अगर मेरे साथ, चेयरमैन वहाँ का मेरे साथ रहता है, तो पूरे वर्ल्ड में धमाका कि यार उनके साथ चेयरमैन है, ये भाई से पंगा लेना नहीं है, इससे कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। चेयरमैन ऑफ द यूएनओ अगर मेरे साथ घूम रहा है तो लोग क्या बोलेंगे? अरे वो अल्ताफ सर के साथ कौन है, पता है कौन है? अरे वो चेयरमैन है, यूएनओ का चेयरमैन है। अब ये पीएम, कलेक्टर वगैरह वगैरह सब ये मेरे साथ है, तो मेरा रुबाब और दबदबा है या नहीं है? पेशेंस से अल्लाह हमारे साथ है तो हमारा रुबाब और दबदबा कैसा होगा? इन्नल्लाह मा साबिरीन। कभी अगर आपके रिलेटिव से, फ्रेंड से, आपके कलीग से, आपके स्टाफ से, आपके टीम मेंबर से अगर कोई चीज़ आपको गिरा गुजर जाए तो पेशेंस पे आ जाए और अल्लाह को अपने साथ कर ले। वो तो फिर यूएनओ से भी बड़ा है ना, पूरी कायनात में सबसे बढ़कर अजमत वाला है आपके साथ में। पेशेंस से काम लीजिए। इज दैट क्लियर? और ये सोच के ले कि ये होगा, तो इसको आप अपने जहन में रखें, आप पेशेंस पर आए, प्री सपोजिशन बंद कर दे। प्री सपोजिशन पर ना रहे आप, इट्स वेरी डेंजरस। अब क्या होता है प्री सपोजिशन? यस, आज ही ट्रेनिंग तुमने लेना। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी मैं आपको इंडिया का नक्शा बना के यहाँ बता दूंगा कि ये इंडिया है,
just I am giving example. This is India, okay. I cannot draw properly, I am just showing you. आपको वहाँ पर इंडिया का नक्शा बताएं कि ये यहाँ इंडिया है, आपको जो है यहाँ कश्मीर जाना है, आपको यहाँ बेंगलोर जाना है, वॉट एवर इट मे। क्या आपको अगर मैं कहूँ कि आप बॉम्बे जाने वाले हो, ये बॉम्बे है, यहाँ पर आप जाओगे मुंबई में, अब आपको नक्शे में मुंबई दिख रहा है, नक्शे में आपको मुंबई, अब आप इमेजिन कर लोगे कि मुंबई ऐसा है, लेकिन जब आप एक्चुअली मुंबई में जाओगे तो फिर आपको लोकल दिखेगी, फिर आपको इमारतें दिखेगी, फिर आपको समंदर दिखेगा। अरे यार वो नक्शा देख के तो मैं कुछ और समझ रहा था, मुंबई तो ऐसा है। प्री सपोज अलग होता है, रियलिटी कुछ और होती है। कभी कभी एम्प्लॉयज, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स में हम लोग दूसरों के बारे में प्री सपोज कर लेते हैं और ये प्री सपोजिशन हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाता है। इट्स बिकम डेंजरस। ये प्री सपोजिशन जो होता है ये दूसरों के जरिए भी हो जाता है, दूसरे लोग भी प्री सपोज करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इनको अच्छे नहीं लगते हो तो ये तुम्हारे बारे में इनको प्री सपोज कर देंगे, फिर इनको भी बुरा लगने लगेगा। अगर ये प्री सपोज हो गए इनका सुन के तो यू आर नॉट अ गुड पर्सनैलिटी, यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। इनके थ्रू आपका माइंड नहीं चेंज होगा, इनकी वजह से आप उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हो सकता है कि इनके अच्छे काम की वजह से इनका जो फैक्टर है, जेलस वाला फैक्टर, वो एक्टिवेट हो गया हो सकता है, हो सकता है ना। आई एम गिविंग एग्जाम्पल। सो ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? हो सकता है ना सानिया को लग रहा है कि मुबश्शिरा इज डूइंग वेल एंड हेडमास्टर इज ऑलवेज इन अ मीटिंग अप्रिशिएटिंग हर। सो फिर एक दिन सानिया क्या करेंगे, मैडम वो मुबश्शिरा ने ऐसा किया, प्री सपोज करेंगे आपको। फिर आपको क्या लगेगा, ऐसा वो ऐसी है क्या, मैं देखती उसको। आप प्री सपोज हो गए, जबकि रियलिटी में वैसा नहीं है, रियलिटी में वैसा नहीं, आप प्री सपोज हो गए। सानिया ने आपको प्री सपोज कर दिया, बहका दिया मुबश्शिरा के बारे में, क्योंकि मुबश्शिरा की आप अक्सर तारीफ कर रहे हो ना, तो सानिया को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब सानिया को बर्दाश्त नहीं हुआ तो सानिया ने आपको प्री सपोज करना शुरू कर दिया जेलसी में। अब अगर जो बंदा प्री सपोज हो जाता है किसी भी के भी बारे में, देखिए ना आप नक्शे में आप प्री सपोज थे कि ये बॉम्बे है, दिख क्या रहा है बॉम्बे, है ना, जलगांव दिख रहा है आपको, ये जलगांव है, आपको दिख रहा है नक्शे में, ये महाराष्ट्र है, इसमें जलगांव है, ये जलगांव ऐसा ऐसा है। लेकिन एग्जैक्ट जब आप स्टेशन पर उतरते हो, लैंड करते हो जलगांव में, तो फिर आप देखते हो यार वो नक्शे में तो कुछ और था, अभी कुछ और है, राइट। द मैप इज नॉट द एग्जैक्ट प्लेस। एग्जैक्ट प्लेस में और मैप में जो है वो डिफरेंस होता है। तो ये चीज जो है करते हैं लोग संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी तो छोटी ना हो लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि लोग इंसान को प्री सपोज करवा देते हैं। जैसे हेडमिस्ट्रेस ने आपको टाइट किया, आप सीधा चेयरमैन के पास, मैडम मैं नहीं आऊँगी, वो तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, चेयरमैन प्री सपोज हो जाएगा। अगर चेयरमैन का माइंड एडल्ट माइंड नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है चेयरमैन में, बिल्कुल स्टिक है, लकड़ी की तरह, रस्सी की तरह होगा तो सब बराबर देखेगा, हाँ रुक जाओ। चेयरमैन बोले ना ठीक है, तुमको सेटिस्फाइड करके निकाल देगा कि हाँ ठीक है मैं देखती उसको, तुम ना तो गई चेयर हेड मिस्ट्रेस की तो वाट लगी। इधर आके स्टाफ में दूसरे को बोलता है मैंने चेयरमैन को प्री सपोज करके, अब देखना हेडमास्टर का क्या होता है। हेडमास्टर का क्या होगा चेयरमैन को पता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग से गुजर चुका है ना, वो बहकेगा नहीं। जो इस ट्रेनिंग से नहीं गुजरता है, वहाँ की कई संस्थाओं में एक टीचर दूसरे के अगेंस्ट में, एक एम्प्लॉय दूसरे के अगेंस्ट में लगा देता है, अच्छे एम्प्लॉयज़ को लोग निकाल देते हैं या फिर तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। सो आप अगर सोचेंगे सीईओ को बहका देंगे तो सीईओ तो नहीं बहकेगा, चेयरमैन तो नहीं बहकेगा, सानिया, एमडी भी नहीं बहकेंगे। तो आप प्री सपोज आपने भी नहीं होना है और किसी को करना भी नहीं। जो रियलिटी जो फैक्ट है उसको जानकर आपको चलना है। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे, प्री सपोज नहीं होना है। बच्चों के बारे में भी, पेरेंट्स के बारे में भी अपनी राय कायम नहीं करना।
हो सकता है कि जो डैड बेचारा फटे पुराने कपड़ों में अपने बच्चे को स्कूल ला रहा हो, आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसी होगा। इस मेंटेलिटी से तो स्कूल में कभी नहीं रहना आपने कि यार वो बच्चे का बाप ऐसा ऐसा है, वो ऐसे आता है, उस ऐसे आता है, क्या होगा। मैं आपको मेरी एग्जांपल देता हूँ एक हॉस्पिटल की। वहाँ पर मेरा फ्रेंड जो है वो सर्जन है, तो मैं चला गया वहाँ पर ऐसे घूमते घूमते, फिर मुझे अचानक एक बाहर मिल गया, बोले मतलब तू इधर किधर, तो वो यार मेरा बोले वो रिलेटिव यहाँ पर ऐसा ऐसा हार्ट अटैक आया तो उसको लाए। अरे बोला चल क्या नाम है, तो मैं देख लेता हूँ। तो बोले मैं यार अर्जेंट जा रहा हूँ बाहर टिफ़िन लाने, तुम मिल लो, ये नाम है। तो फिर मैं रिसेप्शन पर गया, तो उस वक्त मैं एक्चुअली मैं ग्राउंड पर से चला गया था डायरेक्ट दोस्त को मिलने को, मॉर्निंग में मिलता है, सर्जन है तो ऑपरेशन करके निकल जाता है। तो मैं उसको मिलने चला गया, तो मैं ट्रैक पैंट टी शर्ट में था, और जब तो मेरा चश्मा भी इतना बड़ा था, मोटा मोटा 14 नंबर का मेरा चश्मा था। तो फिर मैं वो जो मिला रिसेप्शनिस्ट पे गया, तो मैंने नाम लिया वहाँ पर, साजिद अहमद पेशेंट। थामा ज़रा, कौन बोल रहा है? ऐसे में क्योंकि मैं इसी दिख रहा था ना, ट्रैक पैंट टी शर्ट, वो क्रिकेट के ग्राउंड पर के बाल। जीएस ग्राउंड से डायरेक्ट में चला गया क्रिकेट पर के उसके वैसे सब, तो उसको लगा कि ये बंदा ऐसी है। मतलब मॅडम सो अँड सो पेशंट कोणत्या रूममध्ये आहे, कळतं नाही का तुम्हाला, बिझी आहे ना मी? हो कळतंय है ना। अब मैं मुस्कुरा रहा, मुझे याद आ गया ये प्री सपोजिशन है, ये मेरे होलिये से प्री सपोज्ड हो गई कि मैं कुछ भी हूँ ऐसी। उसके सामने मैंने इस मोबाइल ऑन किया, स्पीकर ऑन किया, और सर्जन को पूछा डायरेक्ट, और उसको कॉल किया कि कहाँ पर हो, तो बोले जलगांव में। तो बोला मुझे पता चला तो जलगांव में, इसलिए तो आया मिलने। अरे बोला कैबिन में उन्हें आ जाना, मैं बैठा हूँ बोले इधर। वो मॅडम सुनने लगे, बोले सर कोणाशी बोलताय तुम्ही? म्हटलं तुमचे सर्जन जे आलेले आहे पुण्यातून त्यांच्याशी बोलतोय। उसका टोनिंग ही चेंज हो गया। ये ऐसा टोनिंग किस फायदे का जो आपको शर्मिंदा करके उस टोन पे लाए। सो ओवर टोनिंग भी शुड बी। ये कब होता है? जब हम प्री सपोज हो जाते हैं। कोई बच्चे के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि इसको कुछ नहीं आता है, कभी नहीं आएगा, ये तो ऐसे ही आया है, घर से ही वैसा है, सब वैसे ही आएंगे घर से, आपको बनाना है उनको। घर से जैसा आया वैसे ही घर पे जाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? आपको उनको ट्रेन करना है, टीच नहीं करना है, ट्रेन करना है। टीचिंग तो सभी कर लेंगे, ट्रेन कर लोगे तो टीचिंग भी हो जाएगी, टीचिंग करोगे तो ट्रेनिंग नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो प्री सपोज ना बच्चों के बारे में होना है ना उनके पेरेंट्स के, वो जो भी होगा बेचारा, हमाल होगा, मजदूर होगा, वॉट एवर इट मे बी, डोंट बी प्री सपोज्ड। वो रिक्शा ड्राइवर हो सकता है लेकिन एमएससी बीएड भी हो सकता है ना। वो सुभाष चौक में किसी किराना दुकान पर जो है मजदूरी करता होगा, लेकिन आईटी भी तो हो सकता है, एमएससी आईटी भी हो सकता है, बीएससी आईटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मेरा एक दोस्त है सईद नाम का, वो सिर्फ 12 पास है, वो अभी भी 12 के पूरे मैथमेटिक्स अभी भी सॉल्व करता है, और वो है मिस्त्री। उसको सईद पुड़ी कहते हैं, उसके मुंह में हमेशा गुटका होता है पहले से। वो मैथ सॉल्व करता है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, यू नो दैट। आपको बीएससी आईटी में भी होगा ना मैथमेटिक्स। तो उसको देखकर लोगों को क्या लगता है कि ये ऐसे दिख रहा है। वो अगर स्कूल में गया एक बार उसके बच्चे के सिलसिले में इकरा में, तो उसको ऐसे समझ रहे थे। वो उसने क्लास में देखकर मैथ्स के टीचर को बोल दिया, बोले साबिर सर वो ऐसा नहीं ऐसा आएगा, इसका मेथड एक दूसरा ये भी है। तो साबिर सर मुझे तुझे किसी मालूम? सर मैं 12वीं साइंस है। ओनली 12 साइंस इज बेटर देन द बीएससी बीएड। आपके पास जो बच्चा आ रहा है ना, उसके माँ बाप क्या होंगे हम इमेजिन नहीं कर सकते। हमको उतना प्रिपेयर होकर, एक्सपर्ट होकर उस क्लास में आना है। हमको उस बच्चे को बताना है कि तेरे पेरेंट्स से अच्छा हम है, उसके फेथ और बिलीफ को हमको कायम रखना है। ये चीज़ें हमको आखिरी तक साथ देगी और हमको कायम रखेगी हमारे स्टेटस को और हमारे फेथ को एज एन आइडियल टीचर। जिसको अवार्ड मिलता है वो आइडियल नहीं होता है। जिसको बच्चे चाहते हैं कि हमको कुछ दे रहे हैं, जिसको कुछ मिलता है, कोई कुछ देता है, वो आइडियल होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रस्ट। जब आप प्री सपोज नहीं होंगे, आप में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आप में पेशेंस होगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तो आप पर ट्रस्ट बैठ जाएगा। फिर लोग बोलेंगे वो मैडम नहीं जाना चाहिए यहाँ से,
फिर लोगों के कॉल आएंगे, मैडम निगार मैडम आप क्यों गए, आप आइए ना, आए थे कॉल, आए थे। ये होता है ट्रस्ट। फिर जब ट्रांसफ़र होता है ना, तो फिर गांव के पूरे लोग, पालदी वाले पूरे नाचन खड़े फाटे तक रोते रोते आते हैं कि सर किसी का ट्रांसफ़र हो गया, आप कहाँ जा रहे हैं। ये होता है ट्रस्ट, ये ट्रस्ट होता है। बच्चे भी रोते हैं और टीचर भी रोता है। अगर आप अपने टीचिंग से, कम्युनिकेशन मीन्स टीचिंग लर्निंग, सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग इज कम्युनिकेशन, पहले देखा हमने। आप अगर उसके जरिए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी इज द रॉयलिटी, बहुत रॉयल नेचर है, वो फ्लेक्सिबल होता है, अडल्ट मोशन में होता है हमेशा, अडल्ट मोड में समझ जाता है कि ये तो ऊपर जा रहा है, इसका पारा तो मैं नीचे करूँगी। सास पे अभी जाएगी घर पे, सास अडल्ट मोड में मिलेगी, सीधा पेरेंटिंग में मिलेंगी, अडल्ट अपने अडल्ट नेचर से उसको नीचे लेकर आना, टेम्पो को। कभी कभी हस्बैंड जो है बाहर से आते हैं, गुस्से में होते हैं, ऑफिस के टेंशन होते हैं, तो पेरेंटिंग में होता है तुम और पेरेंटिंग में उसको वाट लगा दो उसकी, होता है ना ऐसा। तो आप अपने अडल्ट मोड से उसको लाओ। तो ये जितना मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपके स्कूल में ये ज़रूरी है। आपके पास आने वाले पेरेंट्स, आपके पास आने वाले बच्चे, उनके रिलेटिव्स, आपके मैनेजमेंट, आपके एम्प्लॉयज़, फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, इन तमाम के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी है जानना, अपने अंदर लेना। इट इज़ इसेंशियल इन योर, दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ योर सक्सेसफुल लाइफ। एक कामयाब जिंदगी के लिए ज़रूरी है। और अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उम्मीद करते कि सामने वाला अडल्ट मोड में रहे, फ्लेक्सिबिलिटी में रहे, लेकिन आप आ गए लेकिन सामने वाला बदलने को ही तैयार नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में वो एक दूसरे को मैनेज नहीं कर सकते, उनको डिपार्ट हो जाना पड़ता है। फिर वो एम्प्लॉय हो या मैनेजमेंट हो, वो अलग हो जाएगी। मैनेजमेंट बोलेगी आप जाइए, आप बदलने को तैयार नहीं है, आप में अडॉप्टेबिलिटी नहीं है, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, आप हमेशा अपने पेरेंटिंग मोड में रहोगे तो नहीं चलेगा। तो फिर वहाँ से वो एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट डिपार्ट हो जाती है, फिर बाद में उस जगह पर जाने को भी शर्म आती है। और अक्सर जो है वो ये वजह से जो है वो कुछ लोगों के रिलेशंस ख़राब भी होते हैं, क्योंकि लोग फ्लेक्सिबिलिटी में आने को ही तैयार नहीं है, एडॉप्टेबिलिटी में आने को ही तैयार नहीं है। एम्प्लॉयज़ के लिए वो ज़रूरी चीज़ है। पेशेंस तो वो तो हर जगह, उसकी अहमियत तो मैं क्या कहूँ, कुरान कह रहा है इन्नल्लाह मसाबरीन, जिसकी वजह से अल्लाह साथ में वो चीज़ को तो अपने अंदर रख, बिल्कुल घुट्टी बना के पी लेना है उसको, इतना पेशेंस। आप में प्री सपोजिशन को फिनिश कर देना है, ये होना ही नहीं है किसी में। नोबडी शुड हैव दीज। आई एम गोइंग टू वंस अगेन, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये पॉइंट है जो आपको एक अच्छा एम्प्लॉय, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं, एक अच्छा रिलेटिव बना सकते हैं, एक अच्छा फ्रेंड बना सकते हैं, एक अच्छी मैनेजमेंट बना सकते हैं, एक अच्छा हेडमास्टर बना सकते हैं, एक अच्छा लीडर बना सकते हैं। ये पॉइंट्स है। ये स्किल्स को लेकर हमारी कम्युनिटी बहुत दूर है, उनको पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, नहीं पता है। सो वी शुड हैव दिस ऑल थिंग्स। इससे क्या होगा, ट्रस्ट क्रिएट होगा। ट्रस्ट क्रिएट हो गया ना, तो फिर आप बोलेंगे कि भाईजान मैं छोड़कर जा रही हूँ, तो भाईजान बोलेंगे नहीं बेटा तुम नहीं जा सकते, सही है नहीं। शर्म बोले मैडम तुम क्यों जा रहे हो, आप पर इतना ट्रस्ट है कि हम आपको नहीं जाने देंगे। अगर इन्होंने आपको ट्रस्ट, आप इन पर आपका ट्रस्ट है, तो आपको लोग बहकाएंगे तो भी आप नहीं जाएंगे कि नहीं मैं वो स्कूल नहीं छोड़ूंगी, मैं वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ूंगी। लोग बहकाएंगे तो आप बोलेंगे मैं वो घर नहीं छोड़ूंगी, मैं उस फ्रेंड को नहीं छोड़ सकता हूँ। आप बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपका उन पर ट्रस्ट है, उनका आप पर ट्रस्ट है। तो ये चीज़ें, ये ट्रस्ट कब आएगा, जब ये चीज़ें हमारी परफेक्ट होगी। इसको हमको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा तो आएगी। इसको आज ही से, अभी से शुरू कर देना पड़ेगा। यहाँ कम्युनिकेशन में जैसे आपका प्रॉब्लम आया, आपको पता था आपके बच्चे की मीटिंग है, आपने कम्युनिकेट कर देना चाहिए था चेयरमैन को या एडमिनिस्ट्रेटर को कि आई विल गेट लेट एज आई एम हैविंग अ मीटिंग। आप बता देते आई विल गेट लेट, व्हाई डोंट दे हैव टू वेट, है ना। उनको करने नहीं पड़ता ना वेट कि हाँ मैडम मीटिंग में, इन्होंने बताया, आपने इनको नहीं बताना है। यू हैव टू कनेक्टेड डायरेक्टली टू द हेडमिस्ट्रेस। आप हेडमिस्ट्रेस को बताओगे, आप एम्प्लॉय को कभी नहीं बताएंगे। योर हेडमास्टर इज योर प्रिंसिपल, यू आर सबऑर्डिनेट, यू आर अकाउंटेबल टू द हेडमास्टर। ओके। और जो भी चीज़ें डिस्कस करनी है पहले आप HM से ही डिस्कस करोगे। इफ़ यू वांट टू लॉन्च समथिंग इनोवेटिव स्किल इन द स्कूल्स, HM से डिस्कस करें। HM उस पर डिस्कस करके उसको चेयरमैन से डिस्कस करेंगे।
क्या कैसी एक्टिविटी एक टीचर ने लाया है। HM भी नहीं बोलेंगे मेरे माइंड में है, ऐसा नहीं होगा। योर HM इज़ गुड। कुछ कुछ जगह पर होता है टीचर एक्टिविटी बताता है और HM मैनेजमेंट बोलता है देखो मेरे दिमाग में एक आया, जबकि लेता किससे है, टीचर का दिमाग होता है और बताता है अपना दिमाग, खुद क्रेडिट लेने को देखता है। ऐसे भी होते हैं हेड मास्टर्स, कलीग भी ऐसे होते हैं। तुमने आपस में डिस्कस कर लिया दो लोगों ने, वो तुमसे पहले चले जाएगा चेयरमैन और HM के पास, अरे मेरे दिमाग में एक बात है मैडम, ऐसा कभी किया तो। मेरे साथ में एक बंदा ऐसी था सर्व शिक्षा अभियान में, मेरे बहुत सारे स्कूल 1849 स्कूल्स में मेरे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं 1847 में। अब मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अगला प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में उसने सोचा कि अब मैं बना लेता अल्ताफ से लेके, मेरे से पूछ लिया कि यार मैं ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, मेक इंग्लिश ईजी। वो जाकर जो है डांगे मैडम को CEO को बोलता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड IAS, वाइफ ऑफ इशू सिंधु जिसने सुरेश दादा को अरेस्ट किया था, उसकी वाइफ को जाके बोलता है मैडम मैं मेक इंग्लिश बनाने जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है लाओ बना के, मेरे पास आया, बोले यार वो कैसा कब बनाएगा तू, मतलब सब्र कर रुक जा, सब्र कर। मैंने उसको पेज पर लेकर मैडम के सामने पुटअप कर दिया, साइन हो गई, लॉन्च हो गया, और उसको बोला कि देख लॉन्च हो गया, कैसा करते बता दिया। तो ये अधूरे लोग होते हैं, आप सीखिए, ज़रूर सीखिए अपने कलीग से, लेकिन जिससे सीखा है उसका नाम भी तो बताइए अपने हेड को कि मैंने ये चीज़ उससे ली है, ताकि उसकी डीप नॉलेज अगर सामने वाले को लगे तो हम ना अटके और ये बोल सके कि मैडम उससे ले लीजिए, उसी का ही है। बाद में बोलना पड़ता रहे वो तो मैंने वहाँ से लाया था। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो ये है, अगर आप चाहते कि ट्रस्ट आ जाए तो फिर आपको एक्सीलेंस लेवल पे जाना पड़ेगा। जब आप एक्सीलेंट टीचिंग करोगे तो बच्चों का ट्रस्ट आप पर आ जाएगा। एक्सीलेंस टीचिंग के लिए आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होगी। किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए सेवरल मेथड्स होगी। चैप्टर सिर्फ आपको अगर ABCD पढ़ाना है तो मैं डायरेक्ट बोर्ड पर पढ़ा के ले सकता हूँ ABCD, ये A है। आप क्या करोगे, एक दिन पहले तैयारी करोगे, बच्चों के जाने के बाद A से शुरू होने वाले सब वर्ड और एक क्लास में सजा दूंगे। बच्चा जैसे एंट्री करेगा, बैग रखेगा, प्रेयर में आने से पहले उसको सब A दिखेगा, अरे कुछ तो भी चेंज दिख रहा है, कुछ तो भी चेंज दिख रहा है। ये सेकंड चॉइस हो गया आपका, एक फॉर्मल चॉइस। एक चॉइस आपकी ऐसी है जो सब टीचर करते हैं, कल क्या कल देख लेंगे, ये तो फेल हो जाते हैं ऐसे टीचर। कल ये पढ़ाना है, मैं कल ही देखूंगी कैसे पढ़ाना है। प्रीपरेशन नहीं है, कैसे पढ़ाने का प्रीपरेशन नहीं है, वो आपको आज करना पड़ेगा कि कल पढ़ाना कैसे। आई एम गिविंग एग्जाम्पल ओनली। सो आपके पास तीसरा ऑप्शन भी होना चाहिए कि एक तो मैंने A से पूरी क्लास को सजा दिया, राइट, आप एक दिन पहले उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी मैंने मेरी बेटी को सिखा दिया A फॉर अल्ताफ। ज़ैनब को अभी आपके पास आएंगी ना, ज़ैनब कौन लेगा नर्सरी, वो चेयरमैन विल डिसाइड दैट। तो आपके पास ज़ैनब आएंगे, आप बोलेंगे A फॉर, तो बोलेंगे अल्ताफ। आप बच्चों के नाम के जरिए भी सिखा सकते हैं कि पूरे Z तक कौन कौन आ रहा है, या जितने भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उनके नाम के साथ आप अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं। तो हमारे पास चॉइसेस बहुत है, बहुत चॉइसेस है आपके पास एक टॉपिक को लेने की। उसमें से परफेक्ट और अच्छी चॉइस को लेने के बाद आप जब एक्सीलेंस लेवल पे जाओगे, सही चॉइस के जरिए वो एक्सीलेंस लेवल आपको अचीवमेंट पर ले जाएगा, वो आपका अचीवमेंट बनेगा। तो आप सक्सेस, आपका लेसन कि यस मैंने अचीव कर लिया मेरे टारगेट को, मेरे गोल को, मेरे लर्निंग आउटकम्स को। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले आप स्कूल में गए थे, आपके पास एक मकसद था, क्यों गए थे अभी आप, यू आर हैविंग अ लर्निंग आउटकम, एक आउटकम था आपके पास, एक गोल था आपके पास स्कूल जाने का कि मीटिंग है, बच्चे के बारे में डिस्कस करना है, आपका माइंड सेट था। आप क्लास में जब बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो वैसे ही आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैं जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रही हूँ उस टॉपिक का आउटकम क्या होगा, वो आपको पहले पता होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। यू शुड इमेजिन यूर अचीवमेंट, यूर सक्सेस। आपको इमेजिन करना पड़ेगा और उस इमेजिनेशन को आपको कागज़ पे लेना पड़ेगा कि जिस चीज़ को मैं पढ़ाने जा रही हूँ उस चीज़ का असर क्या होगा, बच्चे क्या रिजल्ट्स देंगे, उस रिजल्ट को आपको पहले के पहले अपने कागज़ पे लेना पड़ेगा कि दिस इज द टॉपिक, this would be the method and that would be the result.
इस टॉपिक को इस मेथड से पढ़ाऊंगी तो ये रिजल्ट मिलेगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। जब आप पढ़ाते पढ़ाते देखेंगे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो यू कैन चेंज द मेथड, यानी प्लान। डोंट चेंज द गोल। इफ द प्लान इज नॉट वर्किंग चेंज द प्लान, डोंट चेंज द गोल। तो वही रहेगा, वो टॉपिक तो बच्चे को आना ही है। कब कैसे आएगा, कैसे कहलाएंगे कि आ गया, जब वो आपको रिस्पॉन्स देगा। वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है यानी कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल, दैट इज टीचिंग लर्निंग सक्सेसफुल। छोटा सा डेफिनेशन है टीचिंग लर्निंग का, लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिख डाले। व्हाट इज टीचिंग लर्निंग? टीचिंग लर्निंग इज अ कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ गुड रिस्पॉन्स, दैट इज कम्युनिकेशन। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगी, तब आपके पास एक्सीलेंस लेवल आएगा। आपकी चॉइसेस आपके पास है, वो हम और आपको चॉइसेस देंगे, हेड मिस्ट्रेस भी आपको चॉइसेस देंगे। आपके पास चॉइसेस नहीं तो आप डिस्कस कीजिए कि मैम मुझे 2-3 दिन बाद ये चैप्टर पढ़ाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक भी मेथड मेरे जहन में नहीं आ रहा, क्या आएगा मैडम बताइए कि देखो ये फिर आपको क्या अच्छा लगता है, यहाँ आई एम गुड फॉर दिस, मैं इस मेथड के लिए सही हूँ, इज दैट, मैं इस मेथड के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं बच्चों को करवा दूंगी इसके साथ। वो मेथड आपको ले जाएगा, वो चॉइस आपको एक्सीलेंस बनाएंगे और आपका एक्सीलेंस आपको अचीवमेंट दे देगा। आपका आउटकम, आपको गोल जो है उस टीचिंग सब्जेक्ट को पढ़ाने का आपको मिल जाएगा, एंड यू विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर द स्टूडेंट्स। देन अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं अभी से। सपोज आपने हमारे यहाँ 30 साल की सर्विस कर ली, या 2 साल की 5 साल की, जो भी किया आपने। अब आपको लगता है कि मुझे रिटायरमेंट फंक्शन दे दो, मुझे वैलिडिक्टरी दे दो आप। अब आप एम्प्लॉय बन गए तो वैलिडिक्टरी तो होना ही है, आपको रिटायर तो होना ही है। ओके, और हमें लगता है कि इंशाल्लाह आप रहेंगे 30-40 साल तक, तो आप रहेंगे 58 ईयर्स तक तो रहेंगे आप, ऐसा हमको लगता है। अब अगर आपको लगता है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद इन लोगों ने क्या बोलना चाहिए, वो आपको मुझे अभी लिखना है, आपको लिखना है कि मेरे रिटायरमेंट फंक्शन में मैनेजमेंट ये बोलेंगी, क्या क्या बोलेंगी वो लिखो, लिखिए। मेरे रिटायरमेंट फंक्शन में व्हाट शुड दे स्पीक अबाउट यू इन योर रिटायरमेंट वैलिडिक्टरी फंक्शन। उन्होंने आपके रिटायरमेंट के वैलिडिक्टरी फंक्शन में क्या बोलना चाहिए उसको लिखिए आप। इन्होंने मैनेजमेंट ने क्या बोलना चाहिए 2-3 लाइन में लिखिए कि जब मैं रिटायर होंगी ना तो मेरे बारे में तो यही बोलेंगी मैनेजमेंट, ऐसा ही बोलेगी, यही वर्ड जो मैं लिख रही हूँ ना यही बोलेंगे मैनेजमेंट के लोग। अल्ताफ सर ये बोलेंगे, चेयरमैन मैम ये बोलेंगे, एमडी सर ये बोलेंगे। आपको लिखना है कि मेरे बारे में तो यही बोलेंगे। नेक्स्ट लिखिए, स्टाफ वाले क्या कहेंगे आपके साथ के लोग आपके बारे में, कि मेरे स्टाफ वाले ये जुमले मेरे बारे में बोलेंगे, ये सेंटेंस मेरे बारे में बोलेंगे जब रिटायरमेंट होगा मेरा। और थर्ड, स्टूडेंट्स। अब आपने लिख लिया कि मैनेजमेंट आपके बारे में क्या बोलना चाहिए, आपको क्या लगता है मेरे बारे में तो ये बोलेंगे लोग, है ना, स्टाफ वाले बोलेंगे। और अब आपको वो जो लग रहा है ना उसको अपने पास हमेशा कायम रखना है। उसका इमेज आप अपने अपने ईमेल पर डाल देंगे, मैं उसको नहीं देखूंगा कि आपने क्या लिखा है, ये आपके अपने लिए आपको देखते रहना है कि मैं इस मुताबिक काम कर रही हूँ कि मैनेजमेंट मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोले, क्या मैं इस मुताबिक काम कर रही हूँ कि मेरा स्टाफ मेरे बारे में ऐसा बोले, कि मेरा बिहेवियर मेरा वर्क वैसा है, कि मेरा बिहेवियर वर्क ऐसा है जो मैंने लिखी हूँ कि स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है आपने अच्छा ही लिखा होगा, आपको उस तक पहुँचने के लिए आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा वैसा। और आपने खुद लिखा है कि उन्होंने आपके बारे में क्या बोलना चाहिए। अगर वो वैसा नहीं बोलते हैं तो मुझे रिटायरमेंट में बताना कि देखो सर मैंने लिखी थी लेकिन ऐसा किसी ने नहीं बोला, तो मैं बोल दूंगा कि आप सक्सेस नहीं हुए। राइट, सो वी आर गोइंग समथिंग अहेड टूवर्ड्स द एक्सीलेंस, एक्सीलेंस की तरफ जाना है। देखो दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता है। वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कौन है, वो आमिर खान, वो बोलते हैं उसको, लेकिन वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं है, एक्सीलेंस है। ही इज एट द लेवल ऑफ एक्सीलेंट, वो एक्सीलेंस की लेवल तक है। परफेक्शनिस्ट तो सिर्फ अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये परफेक्ट, बाकी उनके बाद कोई परफेक्ट नहीं। इज दैट क्लियर? सो अब टुवर्ड्स द एक्सीलेंस जाना है तो यू हैव टू डू, सबसे पहले अपने पेशेंट को पहचानना पड़ेगा। ये जो बच्चा आपके पास आ रहा है ना वो पेशेंट है, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ फिजिशियन सर्जन। अब पेशेंट में क्या क्या होता है, उसका एज भी अच्छा हो सकता है तो प्लेटलेट्स कम हो सकती है। गेट दैट पॉइंट को लीजिए आप।
उसका एज भी बहुत अच्छा रहेगा, अबो 12 होगा, लेकिन प्लेटलेट बिलो 1,50,000 होगी, तो फिर आपको प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए काम करना है। यानी कुछ उसके पास अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा, उसका रिक्वायरमेंट आपको देखना पड़ेगा कि आपको देना क्या है उसको। इट रिक्वायर्स इंडिविजुअल अटेंशन। आपके सामने 3 महीने के बाद अगर किसी बच्चे को बुला लिए तो आपने उसको पूरा प्रेजेंट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने सर्कल बन गया तो फिर आप सब बता देंगे कि ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये सरकमफ्रेंस है, इसका फार्मूला 2πr होता है, इसका पायर स्क्वायर होता है, दिस एंड दो, ये नहीं, टोटल यू आर एक्सप्लेनिंग द सर्कल। एक इमेज आपको दिखा दी, आप उसको एक्सप्लेन कर लेते हो 20-25 मिनट तक। वैसे एक बच्चा आपकी क्लास का आपके सामने खड़ा हो गया 3 महीने के बाद, तो आपको उसको एक्सप्लेन कर देना है कि इसमें ये अच्छा था, पहले आया था तो ऐसा था, अब उसमें ये चेंजेस है, अब ये ऐसा कर रहा है रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग मॉरल वैल्यूज, रिगार्डिंग स्पोर्ट्स एंड रिगार्डिंग इस्लाम एंड रिगार्डिंग अवर सिलेबस। ये तमाम चीज़ें आपको उस बच्चे की बता देनी है वहाँ पर ऑन द स्पॉट। 3 महीने में आपका ऑब्जर्वेशन इतना कीन एंड क्लीन हो जाना चाहिए कि आपको बताते आना चाहिए कि बच्चा है क्या, क्या था और क्या है। उसके लिए यू हैव टू वर्क एज ए फिजिशियन एंड सर्जन। बच्चे को पेशेंट समझ के आपको ट्रीट करना पड़ेगा। उसकी आप स्पेशल नोन भी रखेंगे कि ये जून में आया था तो कैसा था, इसमें जुलाई में चेंज क्या है, कोई स्पेसिफिक अच्छा चेंज आया तो लिख दो उसको। उसके पेरेंट्स को बताओ कि अरे आपका बच्चा आया था ना तो ऐसा था, लेकिन इसने वो पहले तो आ ही नहीं रहा था सामने, लेकिन जब जुलाई में आया तो ऐसा आया स्टेज पर कि सब देखते रह गए। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, जरा पेरेंट्स का इस्तकबाल कर दीजिए। मैडम के पास एक बुक है, पेरेंट्स को दिया, पेरेंट्स खुश। वो घर पे जाके उसको एक पुशअप कर देगा बच्चे को कि यार बेटा तेरी वजह से मेरी इज्जत बन गई, मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं, बेटा तेरी वजह से मुझे जो है अप्रिसिएशन मिल गया। ये आप लोगों का काम है। कौन से बच्चे को कभी कभी ऐसा एक पॉइंट मिलता है कि बच्चा बहुत डल होता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है, अचानक एक रिस्पॉन्स देता है, अचानक उसको अवॉइड नहीं करना होता है। उसी रिस्पॉन्स को आपने क्लिक करके उसके लिए ताली बजा दी, शाबाश 3-3 बार बजा दी, उसको खड़ा करके सामने लाया और आपने एक चॉकलेट उसको निकाल के दे दिया, वहां से उस बच्चे की लाइफ चेंज। क्लास का सबसे अच्छा बच्चा बनने में देर नहीं लगेगी, नहीं लगेगी देर। क्यों? क्योंकि आपको उसको वो जो था ना, वो काइनेस्थेटिक था, उसको जरूरत थी इस चीज की। आप ऑडिटरी चल रहे थे, आप विजुअल चल रहे थे, आप काइनेस्थेटिक पर नहीं आए। जैसे आपने उस पॉइंट को उठाया, हमेशा याद रखना क्लास में जो बच्चा थोड़ा पीछे चल रहा है ना, उसका एक पॉइंट पकड़ लेना अच्छे वाला। अच्छाई तो है ना सभी में, अच्छाई किस में नहीं है, उसका एक पॉइंट पकड़कर आप उसको इतना अप्रिशिएट कर दो क्लास में, 4-5 ताली बजा दो, वो तो बन गया किंग, वहां पर बादशाह बन जाएगा उस दिन। आप अपने तरफ से एक ताज रख दो कि भाई कल मैंने ये बच्चे ने जवाब दिया था, आज मैं उसके लिए ताज लाई हूं, आज ये दिन भर ताज, ही विल बी द प्रिंस ऑफ द डे। अपने तौर से करो, नो नीड टू सच थिंग्स पूछने की जरूरत नहीं हेडमास्टर चेयरमैन से, कर डालो। अच्छी चीज है ना जिससे बच्चा अप्रिशिएट होगा, आगे बढ़ेगा, कर डालो। क्या लगा आपको 25-30 रुपये खर्च आया, बता दो एचएम और चेयरमैन को क्या वो मैंने ताज लेकर आई थी मार्केट में, मैंने ऐसा सोची थी, उसको दे दिया। आप पूछेंगे, परमिशन लेंगे, जब तक तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ द एप्रिसिएशन है वो निकल जाएगा, उसी वक्त कर डालो। आपको ये आज़ादी रहेंगे इंटरनेशनल स्कूल में अपनी एचएमटी में कि आपने अच्छा कर दिया, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, इजंट इट। कर डालो, बच्चे को कहाँ से उठाना है, अप्रिशिएट करना है। तो यू हैव टू नो योर पेशेंट, प्रिस्क्राइब प्रॉपरली। किसी को ऑडिटरी लेवल पे प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, किसी को विजुअल प्रिस्क्रिप्शन लगेगा, किसी को काइनेस्थेटिक प्रिस्क्रिप्शन लगेगा, किसी को ऑडिटरी डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन लगेगा। अगर आप प्रिस्क्राइब नहीं करते हो तो डॉक्टर बदल देता है पेशेंट। पेशेंट क्या करता है, डॉक्टर चेंज कर देता है कि इलाज ही नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। यही वजह है कि बच्चे स्कूल छोड़ के जाते हैं। ये भी एक वजह है कि बच्चे स्कूल छोड़कर जाते हैं, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन सही नहीं होता है डॉक्टर का। Isn't it? MBBS तो कर लिया, सीख लिया, कागज पर आ गई डिग्री, लेकिन प्रिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, हैंडलिंग नहीं जम रहा है, पेशेंट को हैंडल नहीं करते आ रहा है। पेशेंट नहीं रुकेगा आपके पास, नेक्स्ट ईयर वो चला जाएगा। और जैसे लगा कि इस डॉक्टर की वजह से पेशेंट चले जा रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपको नहीं रखेगा।
और आप प्राइवेट में भी नहीं चलोगे। ऐसा लोग वजह पूछते हैं कि आपने वो डॉक्टर को क्यों निकाल दिया? अरे भाई वो इलाज ही नहीं कर पा रहा था अच्छे से, पेशेंट सीरियस का सीरियस ही 3 महीने से वैसे ही, नो चेंज। अभी कहाँ है वो, उसने वहाँ दवाखाना है, लोगों को मालूम पड़ गया कि पेशेंट बराबर नहीं था, फिर उसको कोई हॉस्पिटल नहीं लेता है, फिर प्रॉब्लम आती है। तो आप प्रिस्क्रिप्शन अच्छा दे, अच्छी दवाई दे, अच्छा ट्रीटमेंट दे, लग रहा क्या है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एकदम क्लीन एंड क्लीन रहना पड़ेगा। और वैसा कब होगा? जब आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने स्कूल में रहोगे, एडाप्टिबिलिटी के साथ स्कूल में रहोगे, पेशेंट्स के साथ रहोगे, कम्युनिकेशन होकर रखोगे, रिस्पॉन्सिंग सही होगा, तो वो होगा पॉसिबल। चेक द रिजल्ट। आपने दवाई दी, मेरा काम हो गया? नो, मैंने दवाई दी क्योंकि एच बी कम था, अब मैंने इसको 3 दिन के डोसेज दिए, तो देखो तो सही एच बी बढ़ा या नहीं। आप प्री सपोज नहीं होना कि हो गया होगा, बढ़ गया होगा। नो नीड टू प्री सपोज्ड, इजंट इट? प्री सपोज नहीं होना, हाँ मैंने तो पढ़ा दिया, पढ़ लिया होगा। नो, आप देखो तो सही आया या नहीं। बहुत सारे टीचर्स पढ़ा के छोड़ देते बच्चों को कि चलो मुझे क्या करना पड़ा, मैंने बहुत अच्छा लेसन ले लिया, मैंने तो ये विजुअल भी ले लिया, मैंने ऑडिटरी भी यूज़ कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन चेक तो करो उसको समझा या नहीं, वो रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। अगर वो रिस्पॉन्स दे रहा है, योर प्रिस्क्रिप्शन इज सक्सेसफुल, यू आर द बेस्ट डॉक्टर, यू आर द बेस्ट फिजिशियन एंड सर्जन। तो चेक द रिजल्ट। और अगर आपको लगता है कि नहीं रिजल्ट नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे? यू विल मेक द इंप्रूवमेंट। एग्जैक्टली राइट। आप अपने प्रिस्क्रिप्शन में इंप्रूवमेंट लाएंगे, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे। डोंट एक्सपेक्ट द इंप्रूवमेंट फ्रॉम द पेशेंट, यू हैव टू मेक द इंप्रूवमेंट इन योर ट्रीटमेंट। रिस्पॉन्स में पहले कहा कि अगर मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही है, आप अगर मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, मैंने इतना पढ़कर आया है, आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे, तो मेरा कम्युनिकेशन फेल है। मेरा कम्युनिकेशन फेल है यानी मेरी टीचिंग लर्निंग फेल है, जीरो हो गया मेरा टीचिंग लर्निंग। क्या अभी तक का आपको सही सब समझा? पक्का? प्री सपोजिशन में जाएंगे कभी? रिस्पॉन्स आ गया, नहीं जाएंगे, प्री सपोजिशन समझ गया। फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, रखेंगे इस दैट। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगी, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं तो मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मैं जो है अल्ताफ सर की बहन हूँ, तो फिर मैं HM से क्यों बात करूँ, और मैं तो उससे 2 साल बड़ी हूँ, तो फिर मैं क्यों करूँ, मैं तो सीनियर हूँ सबसे। नो, फ्लेक्सिबिलिटी लगेगा, उसका अपना एक पोजीशन है, उससे बात करना पड़ेगी। हेडमास्टर को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राइट? ये चीज़ें लगती है। तो ये जो चीज़ें आएगी, आपके जो चीज़ें आप मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे रिजल्ट मिला है, यानी अभी मुझे मेरे इस सेशन में इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। इज दैट क्लियर? और इंप्रूवमेंट के लिए हमको फिर प्लान बनाना पड़ेगा। अपने आप को परफेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन इंप्रूव होते हुए तो देख सकते हैं। अब यहाँ से आपकी टीचिंग करियर शुरू होगा। अभी मैं आपको लाया हूँ टीचर्स पर। आई मे नॉट बी परफेक्ट बट वॉच मी इंप्रूव। बोलो अपने हेडमास्टर से कहो, अपने चेयरमैन से कहो कि मैं टीचिंग में परफेक्ट तो नहीं हो सकती हूँ, लेकिन आप मुझे इंप्रूव होते हुए देखोगे, ज़रूर देखोगे। हाँ, she told me that I am deformed, sir, I don't know teaching, but you can find me improving myself, she told that, right? तो ये चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट रखती है, और उसके लिए कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट हमारी मेंटेलिटी होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये मेंटेलिटी नहीं है, तो कई टीचर डिग्री तो ले लिए, पैसा भी कमा रहे, पगार भी मिल रहे, लेकिन वो टीचर नहीं है, वो टीचर, ये नहीं है उनमें। मालूम है ये वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड कहाँ से आया? ये जापान से आया। जापान में बम गिरा था ना, कब गिरा था? किसने बम डाला था? हिरोशिमा नागासाकी। किसने बम डाला था? अमेरिका ने। कब डाला था? आपसे पेरेंट्स पूछ लेंगे, HMT का टीचर है, पूछो तो सही, दूसरी वर्ल्ड वॉर पता है या नहीं? उतना स्टडी रखना पड़ेगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945, उसने बम डाला तो जंग रुकी, लेकिन जापान तबाह हो गया।
तबाह होने के बाद जो लोग बचे थे इंटेलेक्चुअल लोग, वो जमा हुए, उनको कलेक्ट किया गया कि अपनी कंट्री का क्या करना बोलो। फिनिश कर देते कंट्री को, सब डूब जाते। तो बोले नहीं, फिर से उठेंगे, डूबेंगे नहीं। तो फिर क्या क्या करते, कैसे उठेंगे? तो वो इंटेलेक्चुअल जो उनका तबका था, उसने एक फार्मूला बनाया। उस फार्मूले का नाम है कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। कांस्टेंट, यू नो कांस्टेंट, साइंस पढ़ा है सभी ने? कांस्टेंट होता है ना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v इज इक्वल टू r i, r कांस्टेंट, k इज आल्सो कांस्टेंट व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड। कांस्टेंट यानी जो चेंज नहीं होता है। एक बार आप में इंप्रूवमेंट आ गया तो वो चेंज नहीं होगा, यानी वो नीचे नहीं जाएंगे, आप पीछे नहीं जाएंगे, इंप्रूव ही रहेंगे। और इंप्रूव रहेंगे तो क्यों रहेंगे? क्योंकि कभी एंड नहीं होगा, तो आप कांस्टेंट रहोगे। आपका इंप्रूवमेंट एंड नहीं होना चाहिए, आपकी जो ड्रॉबैक्स है वो एंड होने चाहिए, आपकी अच्छाइयाँ कभी एंड नहीं होनी चाहिए। अब ये फार्मूला बना तो देखो क्या बना, इसने जापान को वर्ल्ड का नंबर 1 बना दिया। एक कंट्री इस फार्मूले से नंबर 1 बन सकता है, तो क्या एक इंडिविजुअल नहीं बन सकता? बन सकता है। एज ए टीचर अगर आप इस पर अमल करोगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। वो जिस चीज को सीखते हैं ना, तो उस पर कॉन्स्टेंटली कायम रहते हैं। कुछ चीज़ों पर हम मुस्लिम्स कायम हैं, कुछ चीज़ों पर नहीं है। हमने जो चीज़ सीखी, अस्सलाम कुबुल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो, मोस्टली मुस्लिम्स उस बात पर कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट हुआ है कि भाई सलाम तो करते ही हम पहले। और हर कोई सोचता है कि यार मैं पहले सलाम कर दूँ। हर कोई क्या सोचता है? एक टीचर ऐसे ही थे, मैंने उस दिन मिसाल दी थी ना आपको शायद। एक टीचर बहुत अच्छे थे, तो वो इनोवेटिव नया नया करते थे स्कूल्स में, उनके डिपार्टमेंट में नया नया करते थे। तो नया करने की वजह से क्या होता, कुछ लोग जलते थे। आप तो नहीं जलेंगे ना एक दूसरे से? हाँ, नहीं तो सानिया तो कुछ भी नया ला रही, मैं कहाँ से लाऊँ? अरे सानिया की एडवाइस लो ना कि यार मुझे भी कुछ सिखा दे। मुबशरा तो कुछ ला रही है, मैं कहाँ से लाऊँ? कहीं से भी लाओ ना, स्टडी करो, किताबें पढ़ो, आएगा। स्टडी से आइडियाज़ क्रिएट होती है, स्टडी नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो अब उस टीचर ने जो है बच्चों को सलाम करना शुरू कर दिया कि भाई आप सलाम नहीं करेंगे, मैं करूँगा। आई एम एंटरिंग इनटू द क्लासरूम, मैं बोलूँगा अस्सलाम वालेकुम, आप नहीं करोगे, क्योंकि मैं अंदर आ रहा हूँ ना। मैं कैंपस में एंट्री कर रहा हूँ, ग्राउंड में गेट के पास बच्चे खड़े, अस्सलाम वालेकुम। टीचर बच्चों को डांटते हैं, ऐसा जाते आते सलाम कर बे। अरे व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, ए सलाम नहीं किया क्या? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। तुम, वो टीचर जो है बच्चों को सलाम करते रहता है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। टीचर्स के साथ साथ बच्चों ने बोला कि उस्ताद आप हमको तो सलाम करने दीजिए, आप ही सलाम कर देते हैं, हमको कब मौका मिलेगा आपको सलाम करने का। दूसरे जो टीचर्स है वो आपस में बातचीत करने लगे, प्रिंसिपल से चेयरमैन, चेयरमैन से प्रेसिडेंट तक कंप्लेंट चली गई कि वो देखो वो शाना है। क्लासरूम में हम जाते तो बच्चे खड़े होकर बोलते हैं स्टैंड अप क्लास, अस्सलाम वालेकुम। और ये क्लास में जाता तो स्टैंड अप भी नहीं होने बोलता, पहले ही बोल देता अस्सलाम वालेकुम, बच्चे खड़े ही नहीं होते। तो ये डिसिप्लिन खराब कर रहा है, खराब कर रहा है क्या? मैनेजमेंट ने मीटिंग ली, क्या सर तुम्हारी बहुत कंप्लेंट है, बिना सोचे समझे रियलिटी को देखते हुए। हाँ, क्या कर रहे हैं, जो चल रहा है चलने दो ना, जो चल रहा है चलने दो में ही तो ये पोजीशन आ गई पूरी कौम की। जो चल रहा है चलने दो की वजह से ये पोजीशन आ गई। सो व्हाट हैपन, उस टीचर ने कहा कि आपका कहना सब ठीक है, कुछ लोग मेरे फेवर में भी है, कुछ लोगों ने आप तक कंप्लेंट लाई, ठीक है, लेकिन सदर साहब जिन बच्चों को मैं टीच कर रहा हूँ ना, मुझे अपने आप पर इतना ट्रस्ट है, अपने आप पर मुझे इतना ट्रस्ट है कि मैं जिनको टीच करूँगा कल ये इस दुनिया के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होंगे। जब पूरी दुनिया इनको सलाम करेंगी, शायद उस वक्त इनको सलाम करने के लिए मैं जिंदा होता भी या ना होता, इसलिए मैं आज ही उनको सलाम किए देता हूँ। यह होता है कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। जब ये चीज़ जापान में आई तो जापान में पाकिस्तान का एक बंदा जापान गया और रात के 2:30 बजे एयरपोर्ट से जब बाहर आया, उसने टैक्सी की कि सो एंड सो होटल में चलना है। और वो टैक्सी ड्राइवर तो इंग्लिश जनरली हर कंट्री का जानती है जो एयरपोर्ट के आसपास होती, तो उसने उससे बात की और रात के 2:30 बज रहे थे, सुनसान सड़कें थी, कोई नहीं था सड़क पर।
उन सड़कों पर जब सिग्नल रेड हुआ तो इसने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगते ही टैक्सी का पीछे बैठे पाकिस्तानी मुसलमान ने कहा कि अरे भाई यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, रात के 2:30 बज रहे, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? तो बोले रेड सिग्नल है सर। अरे कौन, ना पुलिस है ना गाड़ी है, चलो क्या फ़र्क पड़ता है? तो बोले नहीं सर, वी आर वर्किंग एंड वी बिलीव ऑन कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। कोई देखे ना देखे, मेरा इम्प्रूवमेंट क्या फ़ायदे का अगर मैं इसको तोड़ के, कानून को तोड़ के आगे चला जाऊँ? फिर मैं इम्प्रूव हुआ ही नहीं ना अगर मैं उसको तोड़ दूँ तो। एक नॉन मुस्लिम्स जो ये कह रहा है कि मेरा इम्प्रूवमेंट क्या फ़ायदे का, अगर मुझ में सुधार आ गया, मुझे बता दिया कि इसी ज़िंदगी गुजारना है, इस रूल से चलना है, अगर मैं उस रूल पर ही नहीं चलूँगा तो फिर क्या फ़ायदे का इम्प्रूवमेंट है? और ऐसे ही लोग अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस होते हैं जो अपने रूल्स रेगुलेशन के साथ कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। हम आने वाले वक्त में कुछ प्लानिंग बनाएंगे, उस प्लानिंग पर हम काम करेंगे अगली मीटिंग पर, और वो प्लानिंग पर हम कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग। मैं चाहूँगा कि आप अपनी फीडबैक थोड़े थोड़े यहाँ आकर दें ताकि हम लोग आपको सुने 1-2 मिनट में, फिर हम लोग नमाज के लिए भी जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग। थैंक्स लॉट। जस्ट लीजिए मैम, इसमें Thank you very much. First of all, I would like to thank our CEO अल्ताफ़ सर कि उन्होंने हमें इतना अच्छा ट्रेनिंग सेशन से वाबस्ता किया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें मालूम होती है, लेकिन असेंबल जो सर ने करके हमें बाय स्टेप बताया वो बहुत अच्छी लगी। और कुछ चीज़ें हम करते भी है लेकिन हमको पता नहीं होता है कि वो चीज़ें रियल में इतना रियलिटी रखती है और इतना फैक्ट रखती है। बहुत अच्छे तरीके से सर ने हमको इजी वे में बता दिया कि हम लोगों को किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारे स्टाफ और हमारे स्टूडेंट्स के बीच में कैसे हमारा बिहेवियर होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमारी फ्लैक्सिबिलिटी वॉटेवर ट्रस्ट हम के अगर ले लेते हैं तो हमारे पास कितना अचीवमेंट। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तो हमारा टॉपिक था टीचर ट्रेनिंग, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन ही इतना अच्छा रहा और इतना मतलब हम लोग इसमें ही हमने काफ़ी चीज़ सीखे। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अल्ताफ़ सर का कि जिन्होंने इतना अच्छा ट्रेनिंग सेशन हमारे लिए रखा। और इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग जब हमारी स्टार्ट होंगी तब भी हम बहुत अच्छे से सर से सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से आज फर्स्ट डे था, काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग हमको दिया है और आई इम्प्रूव माई सेल्फ डे बाय डे। जिस तरीके से आपने ट्रेन किया, सारे एक मेथड्स हमको सिखाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इंशाल्लाह मैं अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करते रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जो भी हम लोग ने सीखा है। ये एकदम मतलब ऐसा हो रहा है कि अभी हम लोग बहुत अच्छे ट्रेंड हो गए और अभी ऐसा इंशाल्लाह कि हम लोग इतना अच्छा स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कि वो भी ऐसे ही बहुत अच्छे मतलब एक्सपर्ट हो जाए। और बहुत अच्छा हम लोग ने मतलब जो भी आपसे नॉलेज गेन की है समझ में बहुत अच्छे से आया और लेक्चर इतना अच्छा था कि मतलब एकदम ऐसे मन हो रहा है कि बस ये ख़त्म ही ना, बस हम लोग सुनते ही रहे। तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये चीज़ की मेरे को नॉलेज नहीं थी बिकॉज मैं पहले से ही टीचिंग फील्ड में नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी क्लियर की ये बात। लेकिन ये पढ़ने के बाद में ये सारी चीज़ें स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट होते हुए भी ये सारी चीज़ें हो चुकी है साथ में, बट अब पता चला कि ये हुई थी। ये जो भी था प्री सपोजिशन, ट्रस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह सब कुछ टीचर के साथ में हो चुका है। बट अब अपने को टीचर और स्टूडेंट की लेवल पे करना है, मतलब एक पोजीशन बढ़ गई। पहले स्टूडेंट थी, अब टीचर बनना है, तो स्टूडेंट के साथ में अपने को ये मेंटेन करना है। अब मैंने स्टूडेंट लेवल पे ये सब पहले मेंटेन किया था, बट अब मैं इसको इम्प्रूव करते करते इसको टीचर की लेवल पे इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच सर। तुम्हारा 1 लाइन व्यू होना चाहिए था, यस आई विल बी अ इम्प्रूव्ड टीचर।
After this session, only one line remark. Yes, I will be the improved teacher. और इसके लिए मैं पूरी तरह से उसमें जो सर ने लिया, मैंने गेट किया, उसको रिवाइव करूँगे अपने सोच में। अभी ये सुन लिया आपने, इसका मतलब अभी ये आपको रिवाइव करना है, क्योंकि आप वो फील्ड में उस कदम में आ गए हैं। अब आपको नर्सिंग या दूसरी कोई चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हमको कंसंट्रेट करना है सिर्फ हमारा स्टूडेंट और हमारा बच्चा, जो हमारी क्लास का बच्चा है, वो हमसे क्या लेके जाएगा। और ये टीचिंग लाइन इस तरह की लाइन है कि लाइफ टाइम डॉक्टर को भूल जाता है, माँ बाप को भी भूल जाता है बच्चा, टीचर को कभी नहीं बोलता। टीचर जिससे उसने सीखा है, वो अभी अल्ताफ सर उनके कोई टीचर होंगे जो अभी गुजर गए होंगे, उनको भी याद करते होंगे। टीचर का जो मर्तबा है, ही कैन मेक द डॉक्टर, सारी चीज़ें वही बनाता है। टीचर सबका बॉस है। और हम आपको जो दे रहे हैं कि भाई आपको ये जी चीज़ें लेके दूसरों को देना है, सिर्फ आपके तक नहीं रखना है। हमको कुदरत ने जो भी दिया है, हम उसको किस तरह लोगों तक शेयर करें। सर ने एक जो बात बताई हिरोशिमा नागासाकी की, आपको जो वर्ड आया है जापान से, 45 में जो वो बॉम्ब वहाँ पे डाला गया था अमेरिका से, उसके जो साइड इफ़ेक्ट है आज भी है कि वहाँ पर जो जनरेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले जापान की घड़ी हाथ में रही ना, तो अपने आप का स्टेटस माना जाता है। जापान ने इतना बिल्ड किया अपने आप को कि आज पूरी दुनिया में अगर जापान की वॉच हाथ में है तो वो है। अब ऐसी पोजीशन में ये इसमें वो अगर उठ सकता है, चल सकता है, बढ़ सकता है, तो हमारे पास तो सारी सहूलियतें हैं। हमारे पास क्या कम है? सर जो है गवर्नमेंट स्कूल से में पढ़ाते हैं और उनके पास इतना है, तो ये अपने आप नहीं आया। गवर्नमेंट स्कूल के और भी टीचर्स है, सिर्फ उनका वो ही रहता है कि अपना जॉब हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन वो रोज़ स्टडी करते हैं। अभी भी सर पढ़ते हैं, सर सीखते हैं। वैसा हमको भी हमेशा पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। ये सिलेबस में है या नहीं है, तुम रीड करो, कोशिश करो। और भी 2-3 सेशन है। मेरे को उम्मीद से अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर का कि अपने को बाजू में, मेरी गली के बाजू में ही रहते थे एक जेवल्स, मुझे पता नहीं था, लेकिन देखो जो होता है कुदरती होता है। हमने शुरुआत की, सर मिल गए हमारे को, हमको ढूंढना नहीं पड़ा। ये कुदरती है, हमारे लिए कुदरत ने बहुत अच्छे रास्ते पैदा किए और सर हमारे को मिल गए। वैसे ही आप आए, आप हमारे से जुड़े, सर इंटरेक्ट हुए। सिर्फ जॉब करना ही नहीं होता है, जॉब करके हमारे को हमारा खुद का सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। हमारा सेटिस्फेक्शन कब होगा? जब बच्चे हमारे से कुछ सीख के जाएंगे, पेरेंट्स हमारे से सीखेंगे, जो ब्रांड बनेंगे। हमारे को ब्रांड बनना है और इंशाल्लाह आप ब्रांड बनने की पूरी कोशिश करेंगे। HMT इसके साथ में रहेंगे। कोई भी अपना जो है फ्लेक्सिबल हमेशा रहो, बच्चों से फ्लेक्सिबल हमेशा रहो, काम रहो, क्वाइट रहो। इंशाल्लाह रास्ते निकल, सब अच्छे हो जाएंगे। शुक्रिया।